आई वॉन्ट एवरीवन शुड नोट कि क्या ऐसा अजीब हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में जो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आया। विदाउट आस्किंग ये सबकी कॉपी में होना चाहिए। सिग्मा स्टार 2s जो कहीं कोई प्रॉब्लम में कभी आया ही नहीं, वो उठ के किधर चला गया? आप देखिए, सिग्मा स्टार 2s की जगह क्या होनी चाहिए थी? ये होनी चाहिए थी, और ये उठ के कहां चला गया? इतनी आगे। तो जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए थे वो भरे नहीं, और आगे बचा एक ही, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 3.5 पहली बार आया। कोई रीजन किसी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम टू फाइंड। हर जगह आप चाहे गूगल कर लो चाहे कुछ कर लो, एक ही चीज मिलेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव में सिग्मा 2s देखा गया, सिग्मा स्टार 2s बहुत आगे देखा गया। ठीक है, वो एकदम कूद के सिग्मा 2p z से भी, p से भी आगे एनर्जी में s पहुंच गया, बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रिपल्शन और समथिंग। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मैं ये टेस्ट में ना दूं, क्योंकि जेई नीट में काफी आ रहा है। तो लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम। नोडल प्लेन्स को लेके कुछ कंफ्यूजन मेरी तरफ से उस दिन बार बार के डिस्कशन में कम्युनिकेट हो गया, तो लेट्स फॉरगेट व्हाट वी हैव डन। एक बार दोबारा से नोडल प्लेन का काउंट सुन लीजिए। इसमें कोई इफ एंड बट, कोई इंटरेक्शन, कोई क्यों क्या मत करना। फर्स्ट डे जब मैं करा रही थी अप टिल N2, इतना डिस्कशन हो गया था कि कहीं मुझसे ही शायद बताने में कुछ बहुत डाइसी बताया गया कि आपको क्लैरिटी ही नहीं आई। तो इट्स टोटली ऑन मी। सो लिसन वन थिंग, क्या ये शेप मेरे को पता है सिग्मा 2s और सिग्मा 1s की होती है? इसमें कोई नोड नहीं है। यहां नोड की बात नोडल प्लेन की हो रही है। एक्चुअली ये मेरे से मिस्टेक हुई उस दिन बोलने में। मैं बार बार नोड बोलती रही और मुझे बोलना चाहिए था नोडल प्लेन्स, राइट? सो नोडल प्लेन इसमें एक भी नहीं है। ये सिग्मा स्टार 2s या सिग्मा स्टार 1s सबको एग्रीड है। इसमें कितने नोडल प्लेन्स हैं? 1। अगर कोई मेरे से नोडल प्लेन, और इसमें पूछेंगे नोडल प्लेन ही, नोड्स नहीं पूछेंगे क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं है। और इसमें कितने नोडल प्लेन थे बच्चों? 0। अब ये भी पहचान लिया होगा क्या है सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz। इसमें कितने नोडल प्लेन है? अगेन 0। इसमें कितने नोडल प्लेन है? अगेन 1। अब इसके बाद आपके पास ये आता है, ये भी पहचान लिया होगा पाई वाला। इसमें कितने नोडल प्लेन है? 1। इसमें कितने नोडल प्लेन है? 2। लेट्स क्लोज इट फॉर एवर। ठीक है, इसको ध्यान से अब क्लोज करिए। जो मिस्टेक कम्युनिकेट हुई उसे करेक्ट कर लीजिएगा। आई होप नो मोर डाउट्स। नोडल प्लेन को कई लोगों ने पूछा, तो मैंने सोचा खाली खड़ी थी, दोबारा बना के दोबारा बात कर लेते हैं। तो एमओटी और आज के टॉपिक को लेके कोई भी डाउट होगा, डीपीपी 9 इज फुल ऑफ वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्लास के टेस्ट से पहले आप आराम से उसका डाउट ले सकते हैं, ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। चल सकती हूँ आज के टॉपिक पे। अब आप देखिए, इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं बॉन्डिंग। अगर मैं इस चैप्टर का नाम देखूं तो इस चैप्टर का नाम है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को लेके हमने अब तक क्या एक लाइन सेटल करी? व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड? अगर मैं देखूं इस चैप्टर की शुरुआत मैंने यही की थी, बॉन्ड मतलब किन्हीं दो एटम्स ने जो कंबाइन करके जो भी कुछ कर रखा है उसको हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया, उसको दिया बॉन्ड। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए तो हमने क्या देखा? हमने देखा बॉन्ड इज समथिंग टू डू विद ओवरलैप, राइट? वीबीटी ने भी ओवरलैप बताया, एमओटी ने तो कहा ओवरलैप हुआ तो उन्होंने नए ऑर्बिटल्स बना लिए। मतलब इट इज टू डू विद बॉन्ड, बॉन्ड हैज टू डू समथिंग विद ओवरलैप। तो ये जो बॉन्ड वर्ड चल रहा था अभी तक जो हमने पढ़ा था वो ट्रू बॉन्ड पढ़ा था। ट्रू मतलब राइट, राइट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, उसको हम कहते हैं ट्रू बॉन्ड। जिसमें कोई दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, अपनी पुरानी आइडेंटिटी लूज कर रहे हैं। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, H2 और O2 कंबाइन करके वो क्या बना रहे हैं? वाटर, जो कि लिक्विड है। अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहे हैं। ऑक्सीजन कंबशन के लिए नेसेसरी है। हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस, बट वाटर क्या है? कंबशन को रोकने वाला। तो बिल्कुल ही अपनी पुरानी आइडेंटिटी लूज करके कुछ नया बना लिया। उसको आप पहले केमिकल चेंज भी कहते थे कि केमिकल चेंज का मतलब ही यही है। या अब मैं कह लूं एक ट्रू बॉन्ड बन गया नया, पुराने बॉन्ड टूटे और नया बॉन्ड बना। लेकिन क्या कोई ऐसा भी बॉन्ड होता है जो थोड़ा इससे डिफरेंट होता है? ये क्लास आज की उसके लिए है, मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है उससे पहले मैं आपको शुरू कराऊं, उससे पहले मैं एक बात आपसे करूंगी कि आप लोगों को अभी तक जो बॉन्ड का मतलब पता है और अब जो मैं बॉन्ड उठाने वाली हूं वो समझिएगा। कोई भी चीज सॉलिड है, आइस,
राइट, ठीक है, उसके लिए टेम्परेचर थोड़ा लो रखना पड़ता है। कोई भी चीज सॉलिड है उसका मतलब क्या होता है, उसके दो मॉलिक्यूल्स डेंसली पैक्ड है, उनके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करती हूँ तो मैं बोलती हूँ बॉन्ड इज नथिंग बट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैन आई कॉल इट अ बॉन्ड? नो। अगर मैंने इन दोनों मॉलिक्यूल, वाटर के दो मॉलिक्यूल जो कि लिक्विड है, वो आइस था, वाटर के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैं उसको बॉन्ड नहीं कह सकती। इट्स नॉट अ ट्रू बॉन्ड। ट्रू बॉन्ड में भाई इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो, आयोनिक बॉन्ड बने, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो, कुछ तो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो, ट्रू बॉन्ड उसी को कहा जाता है। लेकिन आई एम नॉट रनिंग अवे फ्रॉम अ फैक्ट कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो भाई यहां पर भी है। आप इसको क्या नाम दोगे? बॉन्ड नहीं दे सकते इसको नाम। चलिए, तो मैंने वाटर का केस ले लिया। अगर मैं आपको कहती हूं कोई भी और सॉलिड आप उठा लीजिए, कोई भी और लिक्विड आप उठा लीजिए, किसी भी जगह से आप उठा लीजिए, तो आप देखेंगे दो मॉलिक्यूल्स, इवन गैस, गैस में भी थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कि आप परफ्यूम की एक बॉटल यहां खोल देते हैं तो वो लिक्विड क्या होता है, इवेपोरेटर की गैस बनता है। तो वो गैस जो है वो 3 सेक्टर बाद जाके ही पहुंचेगी नहीं, वो इसी कमरे तक, चाहे कमरा खुला भी हो, थोड़ी ही दूर तक पहुंच पाएगी, कि उसकी भी डिफ्यूजन की एक कैपेबिलिटी है, थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उनमें भी है, राइट। तो यानी जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना, उसको कुछ तो नाम दो भाई। उसको बॉन्ड तो नहीं दे सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लेन देन, शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की कोई डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ही नहीं है इसके अंदर। सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट डिसाइड करने में जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, अब आती है बारी उसकी। उसका मैं क्या करूं? लास्ट ईयर एक चैप्टर था हमारे पास +1 में, इसके बाद जो हम पढ़ाते थे, कभी भी केमिकल बॉन्डिंग के बाद थर्मो का नंबर आता ही नहीं था, हमेशा आता था स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें हम पढ़ते थे लिक्विड्स और गैसेस, उसके अंदर ये फोर्सेस होते थे। अब लास्ट ईयर काट दिया इसको, इस पूरे चैप्टर को, और इसके ये फोर्सेस जो हैं, ये पूरी 12th के हर चैप्टर में बड़ा स्मार्टली काट दिया कि इसका इन्वॉल्वमेंट बाकी के सारे चैप्टर्स में इनको करना ही पड़ेगा। तो मैं उस हिस्से को आज तो नहीं करा रही, लेकिन थर्मो जब मैं अगली क्लास में स्टार्ट करूंगी, आई विल डिसाइड वो आज के क्लोजिंग पे होगा क्या होगा, पहले मैं वो हिस्सा कराऊंगी। ऐसे बॉन्ड्स जो ट्रू बॉन्ड नहीं होते, जो कि क्या डिसाइड करते हैं, सिर्फ फिजिकल स्टेट। अगर फोर्स ज्यादा है तो सॉलिड, कम है तो लिक्विड, बहुत ही कम है तो गैस। इन फोर्सेस का नाम आपने सुना हुआ है, वो मैं अब बता रही हूं, वेंडरवॉल फोर्सेस। ये वेंडरवॉल्स टर्म आपने सुनी है चैप्टर पीरियोडिसिटी में साइज करते वक्त, तब मैंने कहा था विल डिस्कस, आएगा बाद में। तो अब मैं आपको बात कर रही हूं उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की जो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, जहां कोई इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सबके ऑक्टेट शॉक्टेट पूरे, कोई ना ले रहा है ना दे रहा है इलेक्ट्रॉन, पता नहीं क्यों, बट कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बस। सारा डिटेल आएगा नेक्स्ट क्लासेस में आएगा, बट है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं क्या नाम देती हूं? आई कैन नॉट कॉल इट केमिकल बॉन्ड, आई हैव टू कॉल इट वेंडरवॉल फोर्सेस। दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्सेस को कहते हैं वेंडरवॉल फोर्सेस, जिसको, इसी टॉपिक को मैं किसी दिन सूटेबल टाइम पे लूंगी, मे बी अगली क्लास के टेस्ट के बाद लूं, जो 1 आवर का अप्रोक्सीमेटली टेस्ट है, शायद उसी के बाद ले लूं। तो वेंडरवॉल फोर्सेस भी तो एक तरह का बॉन्ड है, तो वो भी मुझे पता होना चाहिए। दे आर नॉट ट्रू बॉन्ड। वेंडरवॉल फोर्सेस कुल मिला के 4 तरह के होते हैं। आज उसकी चौथी कैटेगरी ले रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में सिर्फ चौथी कैटेगरी रखी है, तो आज हम उसकी 4th कैटेगरी ले रहे हैं। आगे की 3 कैटेगरी बहुत इजी, बहुत सिंपल है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप कर दूंगी। सो अब आपको आज की क्लास का मुद्दा मैं बता रही हूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो अब आपकी हेडिंग होनी चाहिए वेंडरवॉल फोर्सेस, जो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, उसकी मैं एक कैटेगरी पढ़ रही हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आगे ब्रैकेट में लिखा है, इट इज नॉट अ ट्रू बॉन्ड। ट्रू बॉन्ड जब भी कोई बोलता है तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन, चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, चाहे आयोनिक बॉन्ड बने, चाहे कैसा भी बॉन्ड बने, भाई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। वो नहीं होता अगर, तो उसको कहा जाता है वेंडरवॉल फोर्सेस, नॉट ट्रू बॉन्ड। और उसकी एक कैटेगरी आज हो रही है, बची हुई 3 कैटेगरी नेक्स्ट क्लास में टेस्ट के बाद कर लेंगे, या थर्मो के बाद, जब भी जब मुझे सूटेबल लगेगा, जब मुझे लगेगा यू आर इन राइट फ्रेम में पकड़ सकती हूं उसको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये
कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं है जिसमें तुम लाइन भी खींच पाओगे। लाइन कब खिंचती है? जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तुम कोई चार्ज लगा पाओ, चार्ज कब लगता है? जब इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है। एक्चुअली में ये एक तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी तो लाइफ पॉसिबल हो ही नहीं सकती। और क्यों? वही आज का टॉपिक है। दबा के इसको स्कूल पेपर्स में और बहुत बहुत सारे 12th के चैप्टर्स में पूछा जाएगा। तो आप थोड़ी देर के लिए पेन छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है। आपने आज तक ना सुनी है ना देखी है, लेकिन आप इसको रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत देख रहे हैं। आराम से इसको नोट करेंगे। ये पार्ट कोई ऐसा नहीं है कि जिसको नोट करने में आपसे कुछ मिस हो जाए। प्योरली थियोरिटिकल टॉपिक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर चीज क्या है? कोई मुझसे पूछे व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो व्हाट विल आई से? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं जी ये। इसका नाम में फिर हाइड्रोजन क्यों रखा तुमने? बॉन्डिंग भी रखने की तुम्हें क्या जरूरत थी? वेंडरवॉल फोर्स के हिसाब से चला लेते कुछ करके। इसकी कैटेगरी में तुमने बॉन्ड वर्ड क्यों डाल दिया? इसको तुम हाइड्रोजन वर्ड क्यों डाल दिया? कुछ और नाम चलने देते, साइंटिस्ट के नाम पे ही चलने देते इसको। तो वो अब मैं समझती हूँ। ये एक ऐसी किस्म का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसकी एक ही कैटेगरी पढ़ रहे हैं। वेंडरवॉल की 4 होती है, बाकी की कभी और आएंगी, लेकिन वेंडरवॉल का ये टाइप लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। और अब समझिए ये होता क्या है, कहां मिलती है मेरे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग, शर्त क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, नाम क्यों रख दिया इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो छोटा भी हो, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सिर्फ यही 3, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में भी आते हैं और छोटे भी हैं। कोई कह दे क्लोरीन, और मैंने कहीं ना कहीं मेंशन भी किया होगा, ये रहा क्लोरीन और नाइट्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है। कोई बताएगा वैल्यू? 3। फिर आपने यहां पर क्यों नहीं लिखा? 2 शर्तें हैं। एक तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्लस छोटा साइज। क्लोरीन नेगेटिविटी में मैच करता है बट साइज में नहीं। दूसरी कंडीशन बोली थी मैंने, वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो छोटा भी होना चाहिए। एग्जांपल इसमें क्लोरीन। क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा सकता आमतौर पे क्योंकि उसका साइज बड़ा है, राइट। तो शर्तें तो मेरे को, एक शर्त तो मिल गई, दूसरी भी मिल गई, अभी तीसरी शर्त पे भी आते हैं। पहले ये 2 कंडीशंस हैं। तीसरी कंडीशन जो है मैं आपके पास यहां लिख रही हूं, आप थोड़ी देर में लिखेंगे। किसी, क्या लिखी मैंने पहली कंडीशन, पहली दूसरी, किसी एक मॉलिक्यूल में एटलीस्ट एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव छोटा एटम होना चाहिए। अभी समझ कुछ नहीं आएगा, एग्जांपल से आएगा। उसके सामने दूसरा कौन सा मॉलिक्यूल हो, बिकॉज आई होप वी ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा। एक मॉलिक्यूल में तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन में से कुछ है। देखो दूसरे मॉलिक्यूल में हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और छोटा, सबसे छोटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। गुड मॉर्निंग पीपल। नाम ही बता रहा है, नाम इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखा ही क्यों है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो दूसरे वाले में, दैट इज ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन आ जाए, एक में हाइड्रोजन आ जाए, तो क्या हो जाएगा? उनमें बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो जाएगा, जिसको मैं आज नाम दे रही हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर किसी एक में क्लोरीन है और इधर हाइड्रोजन है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक में ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, यस। फ्लोरीन और हाइड्रोजन, यस। यही चलना है अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेसिक एनसीईआरटी पकड़ रहे हैं, दोनों साल के सारे एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको कहा हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस है, HF। ये गैस ऐसी है, आप देखेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ठीक ठाक हाई है। गैस का बॉइलिंग पॉइंट कौन डिसाइड करेगा? मतलब लिक्विड से बॉयल होके गैस ही बनना है। अगर मान लो HF को मैं थोड़े लो टेम्परेचर पे ले आती हूं, तो लिक्विड तो हर चीज को बनाया जा सकता है, बस ठंडा ही तो करना है। HF को बॉयल करने के लिए मुझे काफी आगे तक जाना पड़ता है, क्योंकि HF के 2 मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। वो लिक्विड में काफी देर तक रह सकते हैं, और जैसे ही मैंने उसको टेम्परेचर दिया तब ये दूर जाएंगे। इससे मुझे ये पता चला भाई HF का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, मतलब पक्का इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वाला था।
सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच जो लग सकता है वो यही लग सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी इसको इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। यानी इसमें अब आप पहले देखिए, धीरे धीरे चीजें समझ आ जाएंगी आपको। मैंने पहला एग्जाम्पल, तीसरे एग्जाम्पल तक आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। पहला एग्जाम्पल लाई मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, एक मॉलिक्यूल मैंने सर्कल किया, सभी लोग देखिए। इसके अंदर क्या ऐसा हाइड्रोजन है जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो? तो जरा H और F के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बारे में विचार करो। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 4, और H की 2 मान लो अप्रोक्सीमेटली, पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं भाई, जस्ट टू बी इन राउंड फिगर्स। तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है। तो इस H के ऊपर क्या आएगा बच्चों? पार्शियल पॉजिटिव बन गया, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन। आर्यन आपको सीधा बैठना पड़ेगा बच्चा, इट्स नॉट अलाउड। आप भी जा सकते हो चाहो, अगर थके हो तो। ओके, सो 2 मिनट रुको यार, लिखवाऊंगी मैं, ये समझने वाली चीज है। स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मेरे पास H है, वो उसके सामने एक और HF मॉलिक्यूल, इसके फ्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो काफी ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दे विल शेयर अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज अंडर दिस कैटेगरी। H का होना जरूरी था, इसीलिए मेरे को नाम लेना पड़ा हाइड्रोजन। और इसको मैंने बॉन्ड क्यों बोला? ये टक्कर देता है ट्रू बॉन्ड को स्ट्रेंथ में, ये काफी हद तक ट्रू बॉन्ड को टक्कर देता हुआ मिला, इसीलिए मुझे मजबूरी में इसका नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखना पड़ा। ये बॉन्ड से कहीं कम नहीं था, पाई बॉन्ड के तो आसपास पहुंच गया ये स्ट्रेंथ में, लेंथ में। और कंपैरिजन देखिए, H और F का ट्रू बॉन्ड कितने पिकोमीटर का है? 100 पिकोमीटर का। H और F का हाइड्रोजन बॉन्ड कितना? 155 पिकोमीटर का। तो ये टक्कर में पहुंचा, कोई ऐसा नहीं था कि दूर दूर आसमान में लटके हुए, नहीं, क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। ये पहला एग्जांपल मैं आपको देती हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो कोई आज के बाद पूछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां कहां होती है? HF। तुम HF का सैंपल लाओगे, लाखों मॉलिक्यूल्स HF के होंगे, HF का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ऐसे ही फेस करेगा हमेशा, ऑलवेज। Why? Because एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दूर रह ही नहीं सकते, दे हैव टू अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह से उनका बॉन्ड बनेगा, नॉट एग्जैक्टली बॉन्ड, बट अब मैं इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकती हूँ। आई होप आप थोड़ा थोड़ा समझेंगे। मैंने इसको लाइन से ना दिखा के किससे दिखाया? डॉटेड से, बिकॉज इट इज अ स्यूडो बॉन्ड, इट इज नॉट एट ऑल अ ट्रू बॉन्ड। यस, टक्कर दे रहा है बॉन्ड को, बट स्टिल इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं है, इसलिए मैं इसे ट्रू बॉन्ड नहीं कह सकती। एक और एग्जांपल उसको मैं आपको नोट करने को दूंगी। दी बेस्ट एग्जांपल जिसकी वजह से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है 12th में, वाटर। वाटर की वजह से जो लाइफ पॉसिबल है वो सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो लाइफ हम लोगों की पॉसिबल नहीं हो सकती थी। आज उसी के एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये देखिए वाटर का मॉलिक्यूल। अब मैं एक सैंपल ऑफ वाटर लाती हूँ, एक ग्लास में जो मेरे पास पानी मौजूद है वो क्यों लिक्विड है? वो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री क्यों? आप सोच के देखिए, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होता या थोड़ा ज्यादा होता, लाइफ पॉसिबल नहीं थी। उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होना इज अ बिग थिंग। व्हाई वी से वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज लाइफ सपोर्टर। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस। ये ऑक्सीजन पे मैंने क्या चार्ज दिया बच्चों? पार्शियल नेगेटिव। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सोचो, ठीक ठाक है, तो इस पे चार्ज दे सकती हूं, पार्शियल पॉजिटिव। एक मॉलिक्यूल में पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होते ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शर्त पूरी, सिंगल शर्त है बस। मैं एग्जांपल पे आ गई, कंडीशंस पे आई नहीं। अब देखा जाए तो अगर ये और ये सामने आ गए, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन की जगह फ्लोरीन आ जाए, सामने तो हाइड्रोजन चाहिए, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इजीली पॉसिबल। तो जब मैंने वाटर को फ्रीज करने के लिए फ्रीजर में डाला, तब क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स पास पास आते होंगे। कभी आपने अपने घर में कभी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फ्रीजर में रखा है? कांच की बोतल को नहीं रखा। आजकल कांच की बोतल हम लेते नहीं ना, प्लास्टिक की लेते हैं। एनीवेज, टूट जाती है। क्यों? मैं खुले ग्लास को, कांच के खुले ग्लास को फ्रीजर में रखूं, पानी भर के, कोल्ड ड्रिंक भर के, टूटता नहीं। मैंने ना अपने बचपन में किया हुआ है, पूरे फ्रीजर को ऑरेंज कर दिया था। हमारे टाइम में सिर्फ गोल्ड स्पॉट नाम की कोल्ड ड्रिंक आती थी, ऑरेंज कलर की। ठंडा करने के लिए या पता नहीं भाई बहन से बचाने के लिए क्या करने के लिए मैंने फ्रीजर में रख दिया। एंड आई ओपनड द फ्रीजर, पूरी फटी हुई मिली बॉटल और सारा ऑरेंज ऑरेंज हो रखा मिला था, साफ और करना पड़ा मुझे।
क्यों टूटती है बॉटल? उसका शायद वॉल्यूम। एक कौन सी चीज है जो फ्रीज करने के बाद वॉल्यूम बढ़ा रही है? ये लिक्विड, फ्रीज करने के बाद ये सॉलिड। आप प्लास्टिक की बोतल रख के देखो, फटेगी नहीं वो, ना माँ बाप से डांट पिटेगी, लेकिन कुछ तो उसमें होगा, देखना कुछ तो होगा। और मजा आए अगर बिल्कुल गले तक भर रखी हो वो। अगर आप उसको आप ये सोचिए क्यों कोल्ड ड्रिंक की बोतल को नेक तक भर के नहीं देते आपको? उन्हें 20% एक्स्ट्रा देनी होती है ना, तो वो बोतल का साइज बड़ा करते हैं। आप देखो अगर 10 ml एक्स्ट्रा भी देनी है ना आपको उसी कॉस्ट में, उन्हें बोतल बड़ी करनी पड़ रही है। वो नेक तक क्यों नहीं भर के देते? इसीलिए नहीं भर के देते, आपने ठंडा करने के लिए लगाई और वो फट जाएगी, राइट? तो क्या वजह है फटने का? सिर्फ और सिर्फ ये बात पानी के साथ है और किसी के साथ नहीं है। इकलौता ऐसा लिक्विड है जो फ्रीज करने पे एक्सपैंड होता है। अगर ये फ्रीज करने पे एक्सपैंड ना होता ना बच्चों, लाइफ पॉसिबल नहीं थी। वही आपके स्कूल पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे हम वहां आएंगे। जब वाटर फ्रीज होने लगा, ये मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एंड यही होगा कि वाटर कैसे चलता है पूरा। वाटर को सॉलिड बना रही हूं मैं यहां पे इस वक्त, आइस। ये आइस में एक वाटर, ये दूसरा वाटर, ऐसे यहां पर मैं तीसरा चौथा, मतलब 4 बनाने थे, मैंने भी 3 बनाए। अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं बनाने को तो खैर बना सकती हूं, दिस बन जाएगा सबसे। आप देखिए एक, और मैंने बेंड ज्योमेट्री को ध्यान रखा है, 104 डिग्री को मैंने ध्यान रखा है। ये ओ, ये एच, ये सारे के सारे इस, ये है आइस, इट इज नॉट वाटर। मैंने आपको आइस में दिखाई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये खोखला स्पेस छूट गया, केज लाइक स्ट्रक्चर। आइस को अगर माइक्रोस्कोप में देखें ना, वो केज होता है। इतना हॉलो स्पेस छूट जाता है ना इसके अंदर कि इससे तो कम जगह लिक्विड घेर रहा था। लिक्विड में केज नहीं बनती, लिक्विड मतलब फ्लूइड, लिक्विड में कोई हॉलो स्पेस नहीं बचता। वाटर मॉलिक्यूल ये तो खाली जगह देख के फटाक आ जाएंगे इसके अंदर, तो सिकुड़ता है ये अगर लिक्विड होता। सॉलिड आइस का क्रिस्टल ऐसा होता है कि वो केज बनाएगा। तो पहले तो पूछते हैं क्यों आइस केज बनाता है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो होना जरूरी है। वो होने के चक्कर में इसमें बन गई केज, केज बन गई तो आइस हो गई खोखली, खोखली हो गई आइस तो तैरती है। कौन सा सॉलिड है जो पानी के ऊपर तैरता है? ओनली वन, आइस। अगर ये तैरता ना होता, ग्लेशियर्स, एक्वेटिक लाइफ का पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। और एक्वेटिक लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं थी तो हम भी नहीं थे। अगर कोई भी वाटर बॉडी, पॉन्ड, कोई भी चीज जमती है, कोई लेक जमती है, सिर्फ ऊपर जमती है, नीचे उसमें एक्वेटिक लाइफ जिंदा है। और वहां पे इतने वीड्स और इतने वेजिटेबल्स उगते हैं उस सर्दी के मौसम में। अगर आप देखें तो जब भी कोई लेक जमती है ठंड की वजह से, सिर्फ सरफेस पे जमती है। ऐसा क्यों? नीचे से जमना शुरू होना चाहिए, इसको पूरी सॉलिड होनी चाहिए। नीचे सारा पानी है, बिकॉज जो पानी जमता गया वो ऊपर तैरता गया। एंड इट इज अ वेरी गुड इंसुलेटर ऑफ हीट, नीचे रखता है हीट। इग्लू वगैरह सुना होगा आपने। तो ये सारा, आप कहीं पहुंच जाओ आपको लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस नजर आ जाएगी। तो आइस में ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनना, खोखला स्ट्रक्चर बनना, हॉलो स्ट्रक्चर बनना इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, हॉलो स्पेस नहीं होता, आइस तैरती नहीं। आइस अगर तैरती नहीं तो ग्लेशियर्स और इन सब जगह पे लाइफ नहीं थी। और अभी आप देखोगे उसकी वजह से और कितनी लाइफ हमारी इन्फ्लुएंस होगी। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ। तो इससे थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग चीज क्या है। अब इतना नोट करिए, फिर और एग्जाम्पल्स पे लाती हूँ। ये वाला बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों कहला रहा है? यस, फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज कोई है ही नहीं। ठीक है, फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ है ही नहीं। ये बॉन्ड लेंथ की मेजरमेंट लिख लेना, आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। आइस इज एक्चुअली हॉलो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये पूछ सकते हैं व्हाई आइस फ्लोट्स, ये डायग्राम और ये लाइन, राइट? कि आइस क्यों, आइस की डेंसिटी क्यों कम होती है? आप समझ रहे होंगे इस बात का मतलब। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ गया, हॉलो हो गया स्पेस, इसीलिए तो आइस फ्लोट करती है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। और ऐसा कोई और सॉलिड नहीं है जो अपने ही लिक्विड से हल्का हो, तैर जाए ऊपर। हर सॉलिड डिप होता है वाटर में, इट्स ओनली आइस। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जो बेसिक एग्जाम्पल 3 ही आते हैं, HF, वाटर और अमोनिया। नाइट्रोजन लिखवाया ये मैंने कंडीशंस में, ये रहा अमोनिया। तो कोई मेरे को कहे अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई क्यों होता है? आप देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस
क्या डिसाइड करते हैं? सिर्फ फिजिकल स्टेट, कोई रिएक्शन नहीं डिसाइड करने वाले। ये चीज सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, गैस होगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ये डिसाइड करने में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा। अमोनिया ड्रॉ कर लीजिए, अल्कोहल ड्रॉ कर लीजिए, फिर आपसे बात करती हूं, क्योंकि तब मेरे को पेन छुड़वाना पड़ेगा जरा आपसे। अमोनिया में भी सेम कंडीशन है। देखिए, वी हैव फॉलोड ज्योमेट्री, पिरामिडल है तो पिरामिडल ही बनाया है उसको, चाहे लिटा दिया हमने उसको, लेकिन हम ज्योमेट्री को हर्ट अप नहीं कर सकते। तो डॉटेड डॉटेड का मतलब क्या हो गया बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट आप देखेंगे ज्यादा होता है। चौथी कैटेगरी और आखिरी एग्जांपल्स में अल्कोहल लिख लीजिए। और मेरा फिर एक सवाल है, अल्कोहल नोट करना, उसके बाद देखूं आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि नहीं। अल्कोहल मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है टोटल? क्यों समीर, एक अल्कोहल मॉलिक्यूल में टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4। मैंने इन तीनों को क्यों नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराया? यहां पर भी एक मैं बना सकती थी। मैं अगर सोचूं तो ये मेरे पास 3 हाइड्रोजन है। क्यों समीर? बाकी लोग भी मुझे पता है आता है, लेकिन बात करने का तो मतलब नहीं ना बच्चों कि आपको आता है तो आप अपने पड़ोसी के साथ डिस्कस ही करने लग जाओ। इधर ही आ जाओ बोर्ड पे, मैं तुम्ही दोनों को कह रही हूं, इधर ही आ जाओ बोर्ड पे ना, कर लो डिस्कस दिस। इसके पास हाइड्रोजन्स है ना? अगर मैं इसको टेट्राहेड्रली ओपन कर देती, इसके पास भी हाइड्रोजन है, तो मैं इसको भी तो एक और अल्कोहल के मॉलिक्यूल से OH CH3, आई मेड श्योर बेंट रहे ज्योमेट्री, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बिल्कुल सही। तो उससे क्या फर्क पड़ा हाइड्रोजन पे? बिल्कुल सही है, C और H में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, तो राइट, उससे वो हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ ही नहीं। आपने कंडीशंस देखी जो तीसरी मैंने सामने लिखी आपकी, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन तो ये वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ही नहीं, तो ये काहे का हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा? बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसीलिए जब आप अल्कोहल एग्जांपल लिखें, क्योंकि आपसे गलती हम करवाएंगे और आप करेंगे, अभी बहुत नया टॉपिक है आपके लिए, आप यहां CH3 में लिखिए, मेंशन करिए, डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाला H पार्टिसिपेट नहीं करता हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। यू शुड नो दिस। ये 3 हाइड्रोजन इग्नोर करने हैं टोटली, क्योंकि ये कार्बन से अटैच्ड है, इन पे कोई पॉजिटिव चार्ज आया ही नहीं, तो काहे का हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी नोट कर लीजिए, ट्रू बॉन्ड नहीं है। डॉटेड डॉटेड का मतलब समझ आ रहा होगा, कर लीजिए। अच्छा, मैंने उसको भी डॉटेड कर दिया है, सो सॉरी, ये नहीं डॉटेड करना चाहिए था। दिस ठीक है। क्लास 12th की एनसीईआरटी भरी पड़ी है इन डायग्राम से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऐसा ही डायग्राम तो आपको आना चाहिए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नतीजे जो मैं आपको शुरू से बताती आई हूं, किसी भी चीज में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसके मॉलिक्यूल्स में क्या है बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको मेल्ट करना भी मुश्किल और उसको बॉयल करना भी मुश्किल। फर्स्ट हेडिंग नोट करिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये तो जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए लिख दिया, मुझे उम्मीद है ये नहीं नोट करेंगे डायग्राम। ये क्लास 6ठी से करते आ रहे होंगे कि कोई लिक्विड, उसमें इतना गैप है, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हीट करके बॉईल कर रहे हैं तो बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह गया। यहां पे मैंने सिर्फ मेल्टिंग और बॉइलिंग का मतलब दिखाया है कि क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटते ही मेल्टिंग और बॉइलिंग में है बस। तो प्लीज डू नॉट ड्रॉ दीज डायग्राम्स, ये कुछ ज्यादा स्पून फीडिंग हो जाएगी आपकी कॉपी में। ये सिर्फ मैंने दिखाने की कोशिश की है कि भूलना मत, क्योंकि अक्सर आप देखो बच्चों से हम पूछते हैं, मेरे पास ऐसे काफी सवाल, कोविड में तो काफी सवाल आए थे अड़ोस पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों से कि हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन की तब बड़ी शॉर्टेज पड़ रही थी, तो वाटर को बॉयल करके ऑक्सीजन क्यों नहीं बनाई जा सकती? बिकॉज एक कॉमन एक मिसकंसेप्शन है, आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो बॉन्ड तोड़ रहे हैं। और छोड़ो छोटे छोटे बच्चे, तुम लोग ये भी तो आज तो नहीं करोगे ये गलती, कुछ दिन बाद तुमसे भी ये फ्लो में गलती करा लूंगी बात करते करते। वाटर को बॉयल करना मतलब उसका बॉन्ड तोड़ना नहीं है। काश मेरे घर तो ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े होते, मेरे को तो आता ही आता कम से कम। वाटर को बॉयल करना सिर्फ लिक्विड से गैस बनाना है बस।
कहीं भी ये मत सोचना बॉइलिंग और मेल्टिंग में हम ट्रू बॉन्ड को तोड़ने जा रहे हैं। यही फर्क है किचन और लैब में। पूछते हैं हमसे पहला फर्क किचन और लैब में क्या है। चलो जोक्स में तो हम कुछ ही कह लें कि किचन में आप स्पून मुंह में डाल सकते हो, लैब में नहीं डाल सकते। ये तो चलो जोक की बात है, बट असलियत ये है कि किचन में आप ट्रू बॉन्ड नहीं तोड़ सकते, लेकिन लैब में आप ट्रू बॉन्ड तोड़ सकते हो। पानी उबाल ही सकते हो आप लोग, या फ्रीज ही कर सकते हो। सो यहां पर कोई ट्रू बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने हैं मेरे को, सॉलिड से लिक्विड बनाने में और लिक्विड से फर्दर गैस बनाने में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही चीज डिसाइड कर रहा है, एक ही चीज डिसाइड कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। एक आधी चीज और आएगी कि आइस तैरती क्यों है, ये ऐसी छोटी छोटी चीजें, ये कि इसमें सॉल्युबल क्यों है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब मैं आपको एग्जांपल दूं जो आपके क्वेश्चंस में रिसीव होंगे। पहले देखना समझना, उसके बाद मैंने 4 क्वेश्चंस की लिस्ट लिखी है, चारों का आंसर मैं डिक्टेट करूंगी। पहले सभी लोग ध्यान सिर्फ इसमें दो, ये क्या है, ये क्या मतलब, इसमें क्या कॉमन देख रही हूं इन चारों में। ये ऑक्सीजन फैमिली का हाइड्राइड है, कह सकती हूं, ऑक्सीजन सल्फर सेलेरियम टेलुरियम, ये ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड है। तो बॉन्ड एंगल, अच्छा याद आ गया, बॉन्ड एंगल का बताओगे क्या होगा। ज्योमेट्री तो सबकी आइसोस्ट्रक्चरल है, लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था आइसोस्ट्रक्चरल पे परेशान मत होना। तो अगर मैं ये बात करूं, क्योंकि ऐसा कुछ देखते ही फिर पुराना कुछ याद आ जाए तो बनता है इस चैप्टर में बात करना। इसका एंगल तो 104 डिग्री था, इसका 90s में पहुंच गया। डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल आंख बंद करके डिक्रीज करता है, नो स्पेशल केस एट ऑल। सेम हो सकता है बेशक, इंक्रीज कभी भी नहीं, डिक्रीज ही करता है। तो चलो दिख गया मेरे को, तो मैंने बात कर ली कि बॉन्ड एंगल है। बट अभी मैं यहां पर किस पॉइंट पे हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी इन चारों में से, ओनली वाटर। तो कोई मेरे से चलते चलते पूछे ऑक्सीजन फैमिली के 4 हाइड्राइड्स दे दिए, आइडेंटिफाई किसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। ये क्लास 12th के बोर्ड के क्वेश्चंस हैं या जेई नीट के क्वेश्चन है, वहां पर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा। मैं सारे एग्जांपल 12th के उठा के लाई हूं, क्योंकि आपके स्कूल पेपर्स में यही आ रहे हैं 11th में, और 11th की एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में यही क्वेश्चंस हैं। तो इसमें मेरे को कोई पूछे अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अभी आप अरेंज तो नहीं कर सकते, आपको इन तीनों का नहीं पता, आपको इन तीनों का कुछ नहीं पता। आप आज की क्लास में सिर्फ ये बता सकते हो इनमें से वाटर का मैक्सिमम क्यों था, वाटर का एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों था, और ये भी एक लाइफ सपोर्टर की वजह बनी इसकी। एबनॉर्मली हाई, एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट की वजह है एक्सेप्शनल हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही इसमें देखना किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, HF। इसमें देखना, इसमें ना मैं सारा नहीं कर सकती, थोड़ा सा इसमें कुछ आएगा थोड़ा और आगे जाके, आज तो नहीं। इन दोनों में अगर पूछूं तो NH3, क्योंकि अभी आपको दूसरे वेंडरवॉल फोर्सेस नहीं पता, आपको नहीं पता जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती उनमें कौन होता है। तो जिस दिन वो पता चलेगा ट्रेंड भी लगा लोगे। लेकिन अभी क्या मुझे ये बता सकते हो, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने पीरियोडिसिटी चैप्टर में, सेकंड पीरियड के सारे मेंबर्स अपने बाकी ग्रुपमेट से एनोमोलस बिहेवियर शो करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। ये देख लो, सेकंड पीरियड के ही है, अपने ग्रुपमेट्स के मुकाबले ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, जानते हैं ये गैस है। बाकी सारे अगर आप देखो ये लिक्विड है ये गैस है। क्या मतलब है भाई, सारे ग्रुप वाले एक जैसे होने चाहिए थे, आपने ग्रुप बना दिया। सेम HF, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है इनके आसपास भी नहीं है, इतना एबनॉर्मली हाई है, इसका भी बहुत हाई है। अमोनिया और फॉस्फीन अगेन ये रूम टेम्परेचर पे जो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फॉस्फीन। तो ये पहले मेंबर्स इस फैमिली के मिसबिहेव कर रहे हैं, उसकी वजह हमने पढ़ी थी तब पीरियोडिसिटी चैप्टर में, ज्यादा नहीं जाऊंगी अभी, आपको उसमें मैं टॉर्चर नहीं करूंगी, सिंपली आपको ये पता हो। अगर आपसे ये पूछा जाए इसका जवाब दे पाएंगे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई क्यों है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो शो करनी होगी। अब मैंने ऑब्जेक्टिव देना होगा तो ये 4 पॉइंट बना लूंगी, स्कूल वाले ज्यादातर क्या देते हैं वो मैं नीचे 4 क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपके। आ गया सबके पास ये, अब नोट कर लो, मतलब दिमाग में आ गया, अब नोट कर लीजिए अगर मैंने नोट नहीं करने दिया तो। उसके बाद नीचे 4 क्वेश्चन है, चारों के आपसे ही जवाब पूछूंगी, आप ही मेरे को जवाब देंगे। बट ये चारों, सॉरी ये तीनों के तीनों एग्जांपल्स का सेट आपके पास आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट 4 क्वेश्चंस क्या हैं, चेक। क्या कोई ऐसा, एक चौथा तो नहीं, इन 3 में से तीनों क्वेश्चन आपकी कॉपी में चाहिए मेरे को, तीनों के नीचे एक एक लाइन आपका आंसर चाहिए विद डायग्राम। आई एम वेटिंग, आई एम गिविंग यू टाइम।
Why unusually high melting point and boiling point of water? Write its answer in one line with a diagram. इसी तरह से HF, write one line answer with diagram. इसी तरह से तीसरा भी. चौथा मेरे लिए छोड़िए, चौथा मैं कराऊंगी. वन लाइन का आंसर और एक लाइन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाते हुए. अगर आपको वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी है ना बच्चों, दिस शुड बी द राइट वे. केज वाला स्ट्रक्चर सिर्फ आइस के लिए, और कहीं नहीं आप वो फिक्स कर सकते. ये देखिए बना दी मैंने वाटर की. बेंड स्ट्रक्चर भी ध्यान रखा है मैंने, सारी ज्योमेट्री को रिस्पेक्ट करते हुए बनाया है. इन तीनों में आपको किसी एक की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बतानी है. चारों क्वेश्चन का आंसर सेम है. ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दिस एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दिस, कि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वीक फोर्स है इसीलिए गैस. H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इसीलिए लिक्विड. कंपैरिजन देना बहुत जरूरी है. तो जब तक आप ये नहीं बताओगे अपने आंसर में कि H2S के अंदर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, देयरफॉर कोई दूसरा बहुत कमजोर फोर्स है, वीक फोर्स है, देयरफॉर इट इज गैस. जबकि वाटर क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, देयरफॉर इट इज लिक्विड. तो ये डायरेक्ट कनेक्ट आपको आंसर पे बनाना पड़ेगा. अगर ये हो गया हो तो मैं आप लोगों के सामने इथेनॉल और ईथर, क्योंकि आपके लिए थोड़ा नया है ईथर, हालांकि मैंने DPP 5 या 4 या 6 में ईथर पहुंचा दिया आपके पास, बट स्टिल इथेनॉल क्या होता है? द मोस्ट कॉमन अल्कोहल यूज्ड इन पीडियाट्रिक सिरप्स आल्सो एज वेल एज हार्ड ड्रिंक्स आल्सो, दैट इज इथेनॉल. तो इथेनॉल है C2H5OH. इसके अंदर अगर आप देखें, वेरी मच possibility of hydrogen bonding. Due to this type of bonding, that is hydrogen bonding, which is very strong force of attraction, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई. लेकिन ये मेरा कोई आंसर कंप्लीट नहीं करता जब तक मैं दूसरे का लो ना बता लूं. तो दूसरे का लो क्यों है? ईथर. ईथर क्या है आज देखिएगा आप, CH3OCH3. दोनों साइड में से एक भी H ना हो, अगर कार्बन का कोई फैमिली लगा दूं तो उसको कहते हैं ईथर. अब मेरे को मेरी क्लास से पूछना है, केशव हरगुन मुझे बताइए कि क्या ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप है? कोई चांस ही नहीं है. क्यों नहीं है? ओ तो था, लेकिन उसके सामने कोई हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव H नहीं आया, इसीलिए इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इफ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयरफॉर वीक फोर्स, वीक फोर्स देयरफॉर जो भी पूछा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम. ये आपका सिंपल सिंगल लैंग्वेज रखनी है. इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें नहीं है. तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को लेके ये चार ही वैरायटी में निकाल सकती थी, बहुत रेपिटेटिव हो गई. अब एक और चीज ये कंट्रोल करता है, सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी भी फिजिकल चेंज है. आपको पिछले इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जब मैंने कोवेलेंट आयोनिक कराया था तो मैंने एक चीज पूछी थी यार, एक चीज सेटल की थी, वाटर में कौन से कंपाउंड्स रेडिली सॉल्युबल होंगे, आयोनिक की कोवेलेंट? आयोनिक. क्यों आयोनिक सॉल्वेंट होंगे, इजिली सॉल्युबल होंगे? क्योंकि वाटर पोलर है, आयोनिक में चार्जेस हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. फिर मैं वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट का तमका दिए क्यों जा रही हूं? क्योंकि वाटर में कोवेलेंट कंपाउंड्स भी सॉल्युबल होते हैं, वो सारे के सारे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं. दैट इज द रीजन वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कि वो आयनिक को तो सुलटा ही रहा है, साथ ही साथ पूरे वो वाले कोवेलेंट कंपाउंड्स जिनमें खुद में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको भी सॉल्युबल कर रहा है. तो अब आ जाते हैं दूसरे, ये भी आप कर लेंगे प्लीज, इसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है. मैं दूसरे कॉन्सिक्वेंस पे आती हूं, सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी इन वाटर नोट करें उससे पहले देखें, पवित्र अभी मुझे ये बताइए, आप लोग नोट करने से पहले, अगर मैंने एक टेस्ट ट्यूब में बहुत सारा वाटर लिया हुआ है और उसके अंदर मैं अमोनिया डालती हूं, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी आपस में? एक तरफ ये है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन और एक तरफ क्या, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन. यस, अमोनिया तो इतना ज्यादा वाटर में सॉल्युबल है, मुझे आसपास के मॉइस्चर से इसको बचाना पड़ता है. आसपास का मॉइस्चर देखा नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया नहीं और कुछ और बना के चल पड़ाई. तो ये रेडिली सॉल्युबल, हाईएस्ट
एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर में आती है ये कैटेगरी, वाटर को देख के चिपक लेंगे उसके साथ, क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नेचर में फेवर्ड ही है। मुझे बताइए, ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड जो क्लास 10 से आप पढ़ के आते हैं, विनेगर के नाम पे एसिटिक एसिड CH3COOH, लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने क्लास में पूछा है, इसका बनवाया एसिटिक एसिड का, और इसीलिए मैंने वही एग्जांपल उठाया। इसमें एक H है जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये H तो इसमें दखल दे ही नहीं सकते, और वाटर में तो खैर O है ही मेरे पास। यस, एसिड्स भी वाटर में रेडिली सॉल्युबल है। इसके बाद आ जाती हूं मैं अल्कोहल, क्या ये सॉल्युबल होंगे वाटर में? वेरी मच। इसी तरह से ये कौन है? ईथर, क्या ये सॉल्युबल होगा? सोच के बताना। पार्टली, पार्शियल मतलब है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मतलब नो कंपैरिजन टू देम। होगी सॉल्युबिलिटी इसके अंदर, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि ये वाला आप देखिए, ये ऑक्सीजन क्या उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है जितना ये? नहीं। क्यों? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से डिसाइड हो रहा है, कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है। तो ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और सॉल्युबिलिटी इज पार्टली, या कह लीजिए आप पार्शली। ठीक है, बहुत पार्शियल सॉल्युबल है, बहुत रेडिली सॉल्युबल नहीं है, स्पेरिंगली सॉल्युबल वर्ड यूज कर सकते हैं, पार्शियल सॉल्युबिलिटी यूज कर सकते हैं, हाँ इनसॉल्युबल नहीं कह रही मैं। तो ईथर्स की वाटर के साथ कोई खास सॉल्युबिलिटी ना होना, और आप देखिए यहां पर शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, नहीं यहाँ बॉइलिंग पॉइंट था, आई एम सॉरी, वो तो ईथर ईथर के बीच था। वाटर में होगा बट ज्यादा सॉल्युबल नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन पे खास नेगेटिव चार्ज नहीं है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस O और H में होता है, उतना O और C में नहीं होता। अब ये चारों एग्जाम्पल सॉल्युबिलिटी में नोट करिए प्लीज। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी, बस एक फॉर्मेलिटी करनी है दिखाने की। वाई आइस की डेंसिटी लिक्विड वाटर से लो होती है, हल्की होती है। अब आप देखिए, समझ लीजिए, इसको फिर नोट करना, क्योंकि क्वेश्चन डेंसिटी के नाम से आएगा ज्यादा कॉमनली। अगर आप देखें तो अगर यहीं रहे सब लोग, आपस में बात ना करें तो बढ़िया है। लिक्विड जनरली ज्यादा जगह घेरता है, वॉल्यूम हाई। सॉलिड जनरली कम जगह घेरता है। तो सॉलिड आते ही देखिए, जब आप फ्रीज करते हो तो मास में कोई फर्क नहीं आता, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी में फर्क आता है। सॉलिड की डेंसिटी बढ़नी चाहिए क्योंकि वॉल्यूम डिनोमिनेटर से कम हो गया, लेकिन लिक्विड में हम ये जानते हैं डेंसिटी जो है वो कम है, सॉलिड में डेंसिटी हाई है। ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट वाटर, मैंने आपको कहा था आगे लिखेंगे इस बात को कि वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर या वाई आइस हैज लेस डेंसिटी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। और इसका एक्चुअल आंसर अगर मुझे प्लांट करना है तो क्या, जब वाटर फ्रीज होता है, फ्रीज होते हुए वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसको केज लाइक स्ट्रक्चर बनाना पड़ा, जिस वजह से एवरी वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 4 अदर मॉलिक्यूल। आइस आप यहां जमा लो, आप शिमला में जमा लो, आप ग्लेशियर की आइस उठा लो, या आप कहीं की भी आइस उठा लो, आइस का स्ट्रक्चर हमेशा सेम मिलेगा। इट हैज फिक्स्ड स्ट्रक्चर, और ये मैंने पूरी एक केज बना दी। तो इस केज की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा जगह घेर गए सॉलिड में एज कंपेयर टू लिक्विड। और कमाल की बात यह है, इस केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से आइस फ्लोट करती है। तो समझ आई गया, जब हम आइस को मेल्ट करते हैं, आइस का टुकड़ा अगर मेरे हाथ के बीच में है, जब हम आइस को मेल्ट करते हैं, सोचो क्या होता होगा। मेल्ट करना मतलब आसपास से हीट ले रहा है, वो हीट से क्या होगा, ट्रू बॉन्ड तो नहीं टूटते, हमने बात करी ली। ये बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे, ये बॉन्ड टूटने शुरू होंगे तो फ्लूइडिटी आई, फ्लूइडिटी आई तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें घुसना शुरू होंगे, खाली जगह में भरना शुरू होंगे। तो आइस अगर ये मेरे हाथ के बीच में है फिक्स, और लिक्विड वाटर बन रहा है, पहले वॉल्यूम कम होगा, उसके थोड़ी देर बाद वो फैलना शुरू होगा, पहले वो अंदर के स्पेसेस को भरेगा। सो हम ये देखते हैं आइस ज्यादा जगह घेरती है, वाटर कम जगह घेरता है। आप कभी भी आइस ट्रे देखिए, आप बड़ा एग्जैक्ट भरते हैं, लेकिन आइस हमेशा बाहर निकली पड़ी होती है उसमें।
आप बिल्कुल सही भरते हो, फिर भी आइस चिपक जाती है क्योंकि वो थोड़ी सी आइस बाहर निकली होती है, आइस को जगह ज्यादा चाहिए। आप वाटर एग्जैक्ट भर रहे हैं लेकिन आइस जगह घेर रही है और सारी आइस ट्रे में आप देखते हो ऊपर फ्लो, ऊपर जम जाती है आइस। बिकॉज ऑफ दिस हम कम तो भरते ही नहीं। कम भरेंगे तो सही जगह आएगी बिकॉज आइस को ज्यादा स्पेस चाहिए। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए, गुड स्पीड से नोट कर सके तो करिए। और क्या कॉन्सिक्वेंस है, लो डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर, वो चीज का आपको आंसर दिया है। सो हेडिंग इज व्हाई आइस हैज लो डेंसिटी देन वाटर ऑफ कोर्स। और उसके बाद ये लिक्विड सॉलिड वाली बात आप टोटली आपका आपका है ये कॉल की आपको क्या चीज नोट करनी है, ये नोट करना है कि सीधे नीचे से, इट्स टोटली योर कॉल। और नोट करते हुए इट शुड नॉट बी अ कॉपी पेस्ट थिंग, इट शुड बी इन योर माइंड, यस व्हाट्स गोइंग ऑन। अब मैं आपको आइस की अगर कहानी सुना दूं, जो एक्चुअली एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आइस मेल्ट किया मैंने, बस अब ये बस करो बच्चों, मतलब पहुंच रही है यहां तक आवाज, करूं क्या कितनी बार। आइस को मेल्ट किया तो क्या बना, वाटर। मुझे टेम्परेचर पे थोड़ा फोकस चाहिए, 0 डिग्री। 0 डिग्री पर जब आप आइस को मेल्ट कर रहे हो, वाटर बनना शुरू हुआ, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। आपने थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाया 2 डिग्री, तो लगभग सारी आइस ही वाटर बन जाएगी। और तब क्या हुआ, वॉल्यूम फिर से डिक्रीज। ये वॉल्यूम डिक्रीज कब तक हो रहा है, जब तक केजेस भर रही हैं, ठीक है, भर गई। और जैसे ही आप 4 डिग्री पे पहुंचे, वाटर के मॉलिक्यूल्स में आ गई एनर्जी, अब तो हम फैलेंगे। और वाटर के मॉलिक्यूल क्या शुरू हो जाते हैं, फैलने शुरू। वाटर का वॉल्यूम अभी भी डिक्रीज हुआ लेकिन 4 डिग्री क्रॉस करते ही वो फैलने शुरू होंगे। एंड मोर देन 4 डिग्री, यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑनवर्ड्स, तब वाटर का वॉल्यूम बढ़ता है। तो मेरी क्लास मेरे को बताए वाटर की कम डेंसिटी, मिनिमम डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पर है, सबसे कम डेंसिटी जहां उसका वॉल्यूम सबसे कम है। वॉल्यूम सबसे कम कहां होगा, 4 डिग्री पे। आइस पे तो वॉल्यूम ये 0 डिग्री पे वाटर बन गया, वॉल्यूम यही रहा, थोड़ा सा कम हुआ, 2 डिग्री पे और कम हुआ, 4 डिग्री पे सारी केज भर दी। 4 के बाद ये फैलेगा, तो 4 पे जब इसने सारी केज भर दी, तो इस वक्त ये सबसे 4 डिग्री पे, 4 डिग्री तक वॉल्यूम डिक्रीज होता है, उसके बाद इंक्रीज होना शुरू होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 277 केल्विन। और यही वजह है एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल हो पाई इवन टू द नॉर्थ पोल्स, जहां पर फ्रीज ही रहता है सब कुछ। तो ये आपके पास आइस का केस खत्म हुआ मेरी तरफ से। कुछ इसमें नोट करना है करिए, फिर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेके खत्म करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, ज्यादा कुछ बचा नहीं। ये आपको 12th तक की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराई जा रही है, बस अब 12th में एग्जाम्पल बदलते जाएंगे, ठीक है। एल्कोहल का साइज बदलता जाएगा, एसिड आ जाएगा, यही सब होगा बस। सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बस इन 3 चीजों में। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही वॉल्यूम घटता है। जैसे ही आप 4 तक पहुंचे, आफ्टर दैट वॉल्यूम बढ़ना शुरू। सॉरी, वॉल्यूम, आई शुड से वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम डिक्रीज बोलना है मुझको, वॉल्यूम डिक्रीज पर डेंसिटी तो आप अपने आप डाल लोगे, माय बैड, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम कम होता है तो फिर तो हमें पता है डेंसिटी इंक्रीज होती है उसके बाद। आइस हल्की है, आइस की डेंसिटी कम है, ठीक है। मेरे को जो वॉल्यूम के लिए बोलना था वो डेंसिटी बोल गई। हाँ जी, आ जाए बताना सबके पास। तो मैं यहाँ लिख दूं कहीं मेरे बोलने से कंफ्यूजन ना हुआ हो, वॉल्यूम इज हाई देयरफॉर डेंसिटी इज लो। और यहां पर डेंसिटी इज मैक्सिमम कर दो बच्चों,
क्योंकि वॉल्यूम इज लीस्ट। आप लोगों को समझ आ जाती है बहुत सी चीजें, बट हमने जैसे आज और कल में सब्जेक्टिव कॉपीज देखी, आप लोग उसको उतारने में काफी आलस करते हैं, कॉपी में लिखने में, यहाँ नहीं, टेस्ट कॉपीज में यू राइट वेरी कैजुअली। सो आपको आता है, गुड, मुझे पता है किसको आता है किसको नहीं आता, लेकिन जिसने आपकी कॉपी चेक करनी है उसका काम क्या है, आपने प्रेजेंट क्या किया। आप किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंट्री के किसी भी एग्जाम में खुद नहीं जाओगे बताने। खुद जाना मतलब इंटरव्यू या वाइवा वो बहुत लास्ट में स्टेज आती है, पहली स्टेज हमेशा एक रिटन एग्जाम होगा। तो कहीं भी किसी भी लेवल पे जाइए, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा। 12th क्लास तक ही ये ऑब्जेक्टिव नाम की चीज है बस। उसके बाद सारी लाइफ, बी इट कॉलेज और जॉब्स और बिजनेस और एनीथिंग, यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू योर एनीवन इन फ्रंट ऑफ यू, योर सीनियर्स और व्हाटएवर। तो प्लीज एक्सप्रेसिव रहिए कॉपी में। आप लिखने से बहुत बचते हैं, एक आधा छोटा टुकड़ा लिख देते हैं कि आगे तो हम नौकरी कर ही लेंगे आपकी, वो अब मेरे लिए मुश्किल होगा। सो प्लीज थोड़ा सा एक्सप्रेसिव ज्यादा रहिए। मैं इतना टाइम क्लास में इसीलिए देती हूँ कि आप लिख सकें, वरना तो मैं अब तक खत्म कर चुकी होती इसको। लास्ट टू क्लोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्रॉम एनसीईआरटी इज टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो भी अब तक आप पढ़ रहे थे, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पढ़ रहे थे बच्चों, उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वी जस्ट फिनिश्ड इट। जितना भी अब तक आप पढ़ रहे थे, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो हमने कर लिया। अब हम क्या दूसरी कैटेगरी का एक ही एग्जांपल देके क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे 12th में आएंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब विद इन, इंटर मतलब बिटवीन टू डिफरेंट। तो इंट्रा मतलब होता है विद इन अ मॉलिक्यूल। एक ही बड़े मॉलिक्यूल में दो कोने ऐसे आ गए, जिसमें एक कोने में तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक कोने में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो मिल जाएंगे, वो पक्का एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो उसके लिए आपके पास +1 में इकलौता एग्जाम्पल है ये। अब इसका मैं नाम दूं उससे पहले, कोई टुकड़ा इसमें पहचान सकते हो क्या है? चलो जी, एक तो बेंजीन पहचान लिया मैंने। बेंजीन के साथ क्या लगा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एल्कोहल, राइट। बेंजीन के साथ जब फंक्शनल ग्रुप OH लगा होता है ना, इसी साल आगे की केमिस्ट्री में आप देखेंगे, उसको बोलते हैं फिनोल। ये फिनोल या इससे मिलता जुलता नाम रोजमर्रा की लाइफ में कहीं सुना है चेतन? फिनाइल। ये जो फिनाइल घरों में इस्तेमाल होता है फ्लोर क्लीनिंग के लिए, जो कि बहुत पॉइजनस होता है, वो फिनोल की 1% सोल्यूशन है। 1 ml फिनोल 99 ml पानी आपको दिया जाता है। 1% सोल्यूशन ऑफ फिनोल इज कॉल्ड एज डे टू डे फिनाइल। तो अगर बेंजीन रिंग के साथ OH लग जाए तो इसको पॉपुलरली IUPAC के हिसाब से भी क्या बोला जाता है? फिनोल। बेंजीन रिंग पर अभी मैं सिर्फ एक पोजीशन का नाम दे रही हूं, इस पे ज्यादा अभी आप सोचिएगा मत, ये आपका सिलेबस है आगे के चैप्टर्स में। OH जो कि मेरा फंक्शनल ग्रुप है, उसकी जस्ट इमीडिएट पड़ोस की पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। इस लोकेशन को क्या नाम दिया हमने? ऑर्थो। 1 2 3 नहीं, आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर 1 2 3 देखा होगा ना। जब IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं आया था, तब इस जगह को, पड़ोसी जगह को ऑर्थो बोलते थे बेंजीन की। तो इसको मैं क्या लिख रही हूं नाम, मेरे साथ साथ ड्रॉ भी करिए और लिखिए भी। ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। ये जो मैंने लिखा है, मेरी मजबूरी है नाम बताना, स्कूल में स्ट्रक्चर बना के नहीं आएगा, नाम आएगा कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम क्यों होता है। तो आपको पहले तो सोचना होगा ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बला क्या थी। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का स्ट्रक्चर आपको खुद बनाना होगा। तो मैं एक बार पूरा नाम कॉन्टिन्यूएशन में लिख देती हूं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और इसको यूजुअली शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ऑर्थो का सिर्फ O। तो इसको आज के बाद आप O नाइट्रोफिनोल नहीं पढ़ेंगे, इट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। लिख लिया सबने नाम? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बन भी गया, लिख भी लिया। अब इसके नीचे क्या है वो भी देखना, फिर क्वेश्चन और इंट्रामोलिकुलर वगैरह वगैरह फिर समझ आएगा। अब यहां पर भी फिनोल तो है ही बेंजीन रिंग के साथ OH,
देखना सभी लोग OH की लोकेशन को, जो रेड डॉट बनाया, इसकी पड़ोसी पोजीशंस को मैंने क्या नाम दिया? ऑर्थो। इसके बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन को मैंने नाम दिया पैरा। जिस जमाने में 1 2 3 नहीं आया था IUPAC में, उस जमाने में ऐसे काम चलता था। तो इसका नाम क्या दूं मैं अब? पैरा नाइट्रोफिनोल। लिख लो पहले तो ये दोनों, स्ट्रक्चर भी और नाम भी। और मेरा वेट मत करा करो, जब मैं लिख रही हूं तो तुम्हारा पेन चलना चाहिए। कुछ लोग मुझे ही देख रहे होते हैं, मैं यहां लिख रही होती है, मुझे देख रहे होते हैं। साथ साथ लिखो जब मैं लिख रही हूं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल से पहले तो दोस्ती सी कर लो भाई, हाँ हमें देख ली क्या चीज है ये। अभी सिर्फ दोनों के मुझे स्ट्रक्चर चाहिए, और बेंजीन के बीच के 3 बॉन्ड नहीं बनाए तो वो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, ये 3 बॉन्ड बनने जरूरी है, वरना वो साइक्लोहेक्सेन हो जाता है। सो हेडिंग क्या चल रही है? इंट्रा। अब मेरी क्लास से मेरे को चाहिए पेन छोड़े और मेरे को एक सवाल का जवाब दें। इसमें अगर मैं OH को, अब आप नहीं अपने डायग्राम में कर रहे, मैं कर रही हूं, ठीक है? अभी आप मत करिए। ठीक है, ये H और ये O आसपास भी नहीं है, बहुत दूर है एक दूसरे से। इनमें आपस में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। लेकिन इसी का काउंटर पार्ट, इसी का आइसोमर जो ऑर्थो वाला है, उसको ओपन अप करूं तो ये तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कुछ पॉसिबिलिटी है। इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कहते हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हुई हुई इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी यहाँ पे सवाल खत्म नहीं हुआ, ऐसे आप नोट करने मत पहुंचना। अभी आप सिर्फ ये समझ लो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, समझ लिया सबने? अब मैं आपसे कहूं, यहां पर तो एक बॉटल में मैंने रख रखा है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। आपको पता है इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है, राइट? दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं, बिजी हैं। लेकिन पैरा नाइट्रोफिनोल के केस में क्या है? दोनों वेले हैं, फ्री हैं। इनकी दोनों की साइट्स आर नॉट ऑक्यूपाइड इन एनी ऑफ द अट्रैक्शन। अगर पैरा नाइट्रोफिनोल की टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर मैंने मतलब पैरा नाइट्रोफिनोल डाल रखा है, मेरे को उसको उबालना है, बॉईल करना है, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा? बॉईल करने का मतलब माइक्रोस्कोपिकली क्या है? इसके जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना। उबालना मतलब यही है। अब मुझे बताइए, इसके जैसा एक और मॉलिक्यूल जो नीचे होगा, उसमें OH आएगा सामने, आ जाएगी बीच में क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? ठीक ठाक स्ट्रांग होगी भाई, स्ट्रांग फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रांग कोई मॉलिक्यूल्स के इतने फोर्स ही नहीं है। इसको बॉईल करने में मेरे को टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलूं बच्चों इसको मैं? इंटर मॉलिक्यूलर। लेकिन मुझे बताओ, जिस टेस्ट ट्यूब में ऑर्थो वाला पड़ा है, ये नॉट अवेलेबल, ये नॉट अवेलेबल फॉर अदर्स बिकॉज दे आर मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन, अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बिजी हो गए। अगर एक टेस्ट ट्यूब में मेरे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, कम से कम उसके मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स तो होंगे, 2-4 ड्रॉप में या 5-10 ml में। एक और इसी का मॉलिक्यूल, क्या यहां पर कोई चांस है, कोई स्कोप है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का? है ही नहीं, साइट ही अवेलेबल नहीं है कोई। ये और ये जो अवेलेबल थे भी, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बंद। तो यहां इसके जैसा एक और मॉलिक्यूल होते हुए भी, सारी चीजें होते हुए भी, नो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि यहां हो क्या गया? इंट्रा। मुझे बताइए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा और इसका कम। अब आप ये स्ट्रक्चर्स बना लिए। वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज लेस वॉलेटाइल। लेस वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट कम होना। लेस वॉलेटाइल का मतलब है लेस बॉइलिंग पॉइंट या लो बॉइलिंग पॉइंट। इस क्वेश्चन का आंसर प्लांट करिए, और मैं अपना स्लाइड पे आपको डायग्राम दिखा देती हूं ताकि आप लोग वो डायग्राम भी बना सके। ये मेरा पिछली क्लास का टॉपिक यही था 12th का, यानी कल हम 12th के साथ यही पढ़ रहे थे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। तो मैं आपको जस्ट एक बार दिखा दूं 12th की एनसीईआरटी में इसको कितना रिस्पेक्ट दिया है, और 11th के में भी ऑफ कोर्स एक ही एग्जांपल देके छोड़ दिया 11th में। तो
ये पूरा एक पेज, दिस होल, ये सिर्फ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल के वॉलेटिलिटी का कंपैरिजन, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन है क्लास 12 के वॉल्यूम 2 में, ये पूरा पेज। और यहाँ आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपने सुना हुआ हो, हम ये नहीं कह रहे कि तब नहीं बताया जाएगा, बट सुना हुआ होगा, दूसरी बार पढ़ने में अच्छा याद होता है। बनाइए इसको, ये तो बन ही गया होगा। अब किसी को हेल्प चाहिए तो ये बना सकते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर होती नहीं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट लेस। तो मैं भी लिख देती हूं आपके साथ, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो साइट इज लेफ्ट, नो साइट इज लेफ्ट फॉर इंटर molecular hydrogen bond, therefore less boiling point or more volatile। इसी में बात खत्म कर दी मैंने कि ऑर्थो लेस वॉलेटाइल, सॉरी, ऑर्थो मोर वॉलेटाइल क्यों है, ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम क्यों है, क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई ही नहीं। और इसमें तो द यूजुअल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। यहां खत्म हुआ आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। किसी को इतने में कोई डाउट, फिर मैं लास्ट 2-3 छोटी छोटी चीजें बैक बॉन्डिंग करा के भेजूं। किसी को इतने में कोई डाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में? इसका केमिकल प्रॉपर्टीज से कोई लेना देना नहीं होगा। कहीं भी कुछ भी इशू लगे मुझे बताइए। यस, मैंने यहां नाइट्रो बनाया नहीं बाई चांस, चाहे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के बीच में हो सकता है, किसी में भी बना दो, क्योंकि इसके अंदर आपको भी मैं बनवा नहीं रही ओपन करके, आप दोनों में से किसी की भी पॉसिबिलिटी को अवेल कर सकते हैं, जो स्ट्रांग होगा उसके चांसेस ज्यादा होंगे, राइट। एनीवन, एनीथिंग एल्स? यस, ये क्या आया कहीं से आंसर? हाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? लेस वॉलेटाइल। बॉइलिंग पॉइंट हाई मतलब जल्दी उड़ेगा नहीं, उसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए बॉयल होने के लिए। क्लियर? मैं आती हूं उस पर, आती हूं, अगर उस पर कुछ गलत लिखा है अभी करेक्ट करती हूँ। और कुछ किसी को इस स्लाइड से रिलेटेड? पिछली स्लाइड पे क्या लिखा है मैंने, दोनों सेम सेम लिख दिए? अच्छा, अभी करेक्ट। अच्छा अच्छा, आ जाएगा सबके पास। किसी को अभी भी इस डायग्राम की जरूरत हो कि इंटर भी दिखाना है आपको, इंट्रा भी दिखाना है आपको? इंट्रा का अभी आपको एक ही एग्जांपल दे रहे हैं, बाकी 12th के सितंबर में आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे अभी आपके पास, तब एक दो एग्जांपल्स और आ जाएंगे। नहीं, एक दो तो इसी साल जीओसी में भी आएंगे, सॉरी, टोटोमेरिज्म, यस, वहां भी आएंगे इंट्रा। हाँ जी, आ गया सबके पास? तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया खत्म। एनसीईआरटी वाले बच्चे मेरी तरफ से फ्री हैं, जाना चाहें जा सकते हैं। और रीटेस्ट की तैयारी पूरी रखी है भाई आप, जिनके नंबर कम आए हैं, और जिनके नंबर ठीक आए हैं अगली क्लास में एक बार हमसे बात कर लेंगे। एनसीईआरटी वाले बच्चे आना है कि नहीं आना, क्या टॉपिक होगा, लेट मी डिसाइड, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी एनसीईआरटी वालों ने आना है कि नहीं। और अगर उठ रहे हैं तो एक दूसरे को ताकने झांकने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरी क्लास अभी चालू है। लास्ट फॉर टुडे इज बैक बॉन्डिंग एंड ब्रिज बॉन्डिंग। बहुत छोटा सा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस मिलेगा आपको। देखिए, आपने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई ट्रू बॉन्ड नहीं था, बट उसके नाम में बॉन्ड था, तो वो इस चैप्टर को बिलोंग करता है। ऐसे ही बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग से मुझे एक ही बात याद आती है, कुछ उल्टा ही हो रहा है यहाँ पे। बैकवर्ड दिया तो कुछ उल्टा ही हो रहा है, जो हम नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते। तो मैंने बैक बॉन्डिंग की डेफिनेशन बहुत खोजनी चाहिए, किसी किताब में कुछ ढंग की मिल जाए, क्योंकि हम तो बड़ा इसको कन्वेंशनली नहीं करा के वैसे ही कराते हैं, क्योंकि इसका आपका कोई सब्जेक्टिव हिस्सा है नहीं। आपको कहीं पेपर में इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपको पता होना चाहिए ऐसी कोई बॉन्डिंग है। तो बैक बॉन्डिंग क्या होती है जरा उसे समझिए।
अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम वन एटॉमिक ऑर्बिटल टू दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी सिमेट्री ऑफ कोर्स एप्रोप्रिएट हो। आपको पता है कि अब तो सिमेट्री तो एप्रोप्रिएट, एक्सेस तो एप्रोप्रिएट है, बॉन्ड तो तभी बनता है। यस, दे आर ट्रू बॉन्ड्स, राइट, दे आर ट्रू बॉन्ड्स। उस बॉन्डिंग को हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। इसके नाम में बैकवर्ड क्यों आया वो अभी तक मुझे समझ नहीं आया। शायद थोड़ी देर बाद आप लोगों से अंदाजा लूंगी बैकवर्ड क्यों लगा। मेरी ऑडियंस शायद मुझे बेटर दे दे, अदरवाइज मेरे पास है, बट देखती हूँ आप क्या देते हो उसका मतलब। ऐसी बॉन्डिंग जिसको मैं बैक बॉन्डिंग कह रही हूं उसको पाई बैक बॉन्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब पक्का ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए, सिग्मा के लिए नहीं है। इसीलिए जो बैक बॉन्डिंग हम पढ़ रहे हैं दैट इज एक्चुअली पाई बैक बॉन्डिंग। तो डेफिनेशन कोई खास इसमें वैल्यू रखती नहीं, क्योंकि कुछ क्लैरिटी हो नहीं रही इससे कि ये हो क्या रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं हो रही। क्लैरिटी होती है इसके पहले एग्जाम्पल से, BF3। मुझे पहले बताओ बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन, sp2 ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर, और शायद मैंने प्लेनर ही बनाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा है बच्चों, जेई एडवांस या नीट के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आपको यही मिलने वाला है। तो अब आप ये देखिए BF3 सबको पता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2। अच्छा दूसरी चीज बताओ, ये डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? सिक्सटेट पूरा है इसका, इसका ऑक्टेट तो पूरा हुआ भी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके पास कोई ऑर्बिटल खाली पड़ा है बोरोन के पास? क्या बात, एक तरफ तुम डेफिशिएंट कह रहे हो, एक तरफ तुम खाली पड़े को मना कर रहे हो, तो दो अलग अलग बात होगी। वही बात होगी जो मैंने किया, लेस बॉइलिंग पॉइंट इज लेस वॉलेटाइल। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मेरी गलती करेक्ट हुई ना, आप भी करो करेक्ट इसको भाई। और जो भी मेरे इधर पलटते हैं फट अपने पीछे वाले की तरफ पलटते हैं, उनको बता दो ये शीशे का भी काम करता है, ठीक है? ये है बोरोन, एक्साइड करा करू के 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हुए, 3 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया। इसके पास कुछ तो अनहाइब्रिडाइज्ड खाली पड़ा है, राइट? पड़ा है अनहाइब्रिडाइज्ड खाली। देखिए अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डबल डंबल ही बनेगा। हाइब्रिडाइज वाले मैंने बनाए नहीं कि इतने डंबल्स बना दूंगी, आप क्या कंफ्यूज हो गए। मेरा तो फोकस इस बात पे कौन सा ऑर्बिटल खाली पड़ा है। BF3 को लगता है मेरा ऑक्टेट पूरा नहीं, और मेरे पास 3-3 फ्लोरीन पड़े हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन से दुखी है, 3-3 लोन पेयर लिए बैठे। अगर आप देखिए फ्लोरीन पेरिफेरल एटम तो हाइब्रिडाइज होते भी नहीं, हर फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर है, बॉन्डिंग नेचर में फेवर्ड होती है। मेरे पास ऑक्टेट पूरा है नहीं, खाली एक ऑर्बिटल पड़ा है, उनके पास फालतू लोन पेयर्स पड़े, क्यों ना बैक डोनेशन मांग ले, हम डोनेशन मांग ले। तो यहां क्या हुआ, इस फ्लोरीन ने इस पर्टिकुलर वेकेंट p ऑर्बिटल को क्या किया, साइडवेज लेटरल ओवरलैप दे दिया। दैट्स व्हाई पाई वर्ड यूज किया। बैक क्यों यूज किया होगा, अब बताना कुछ। बॉन्ड तो बन गया, वो तो म्यूचुअल शेयरिंग से दोनों का एक एक बना। कभी देखा है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपना इलेक्ट्रॉन देते हुए? इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ढूंढने में भी नहीं मिलेगा फ्लोरीन। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपना लोन पेयर दे रहा है, दैट इज द उल्टी गंगा यहां बही, जिसकी वजह से इसका नाम बैक बॉन्डिंग रखा। जिसका नेचर है ये शेयर्ड पेयर को अपने पास चिपका के रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ है, पार्शियल नेगेटिव। एक तरफ तो इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दूसरी तरफ इसको क्या लगा अपने फायदे के लिए कि मैं अपना एक लोन पेयर बोरोन के वैकेंट में डाल दूं तो एक बॉन्ड और बन सकता है, एक बॉन्ड और बन सकता है तो पूरी फैमिली और स्टेबल हो सकती है। दैट इज वाई बैकवर्ड इज इंट्रोड्यूस्ड, उल्टा काम हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव खाली को दे रहा है, ठीक है? तो इसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, ये हमने पढ़ते वक्त अपने लिए सोची थी ये बात कि बैक बोला क्यों गया होगा, हमें किसी बुक में मिलता नहीं है, तो वी एज्यूम्ड, ये हमारे दिमाग की उपज है कि बैक इसलिए बोलते होंगे इसको कि उल्टा काम हो रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ बैक बॉन्डिंग। ड्रॉ फर्स्ट एग्जांपल ऑफ बैक बॉन्डिंग। 3 ही एग्जांपल है, 3 या 4 बस, वही मैं आपको करा रही हूं। और थोड़ा अच्छी स्पीड से ड्रॉ करो बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एटम से दूसरे एटम पे मूव करे, एक तरह से आप कह सकते हो काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है ये। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यही होता है कि पूरा पूरा पेयर एक से दूसरे में जाए, और ये ऑलवेज पाई बॉन्ड बनता है, ये कभी पहला बॉन्ड नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ड्रॉ करिए बैक बॉन्डिंग का एग्जांपल, BF3 BCl3 कुछ भी हो सकता था, बट प्रेफर BF3। BF3 हमेशा हमारा पहला एग्जांपल होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो भी 2p,
जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो भी 2p। इससे अच्छी एप्रोप्रिएट सिमेट्री कहां मिलेगी? एनर्जी, सिमेट्री सब एप्रोप्रिएट मिली। आगे अर्पिता कॉपी में डायग्राम। सो दिस इज हाउ बैक बॉन्डिंग जैसी चीज वर्क्स। इसके बाद, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत स्लो नोट कर रहे हैं, इसके बाद आई सजेस्ट जो स्लो नोट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम भी जा रहा है, मैं नहीं चाहती आप अपनी फिजिक्स क्लासेस में लेट हो। जो लोग स्लो नोट करते हैं, डू नॉट प्लीज पीडीएफ से नोट करें, ज्यादा नहीं है। और जो फास्ट नोट करते हैं बिना समझने को खराब किए, सिर्फ वही लोग नोट करें, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व फ्यू पीपल आर रियली राइटिंग लो। अभी तक भी वो डायग्राम बनाने पे पहुंचे नहीं है, वो 2 लाइन ही लिख रहे हैं। सो जो स्लो लिखते हैं, कोई बात नहीं, एंजॉय योर स्लो स्पीड, स्लो इज नॉट बैड। बट अब मैं उनके लिए रुकूंगी नहीं, ठीक है? तो समझने पे ध्यान दीजिए, नोट कर सके साथ साथ, वेल एंड गुड, बट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू वेट। सो अब मेरे पास बैक बॉन्डिंग का एग्जाम्पल तो आ गया, लेकिन मेरे से बैक बॉन्डिंग पूछी कैसे जाएगी, उसके नेचर क्या होता है, उसके क्वेश्चंस क्या हैं, ये सब कुछ। बैक बॉन्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक, ये अफेक्ट क्या डालती है, क्या कैरेक्टर्स हैं इसके, मेरे को कहाँ ढूंढना है, ये इसकी वजह से क्या होगा, ये सारी एक ही जगह पे बात होगी, कोई खास बड़ा टॉपिक ये है भी नहीं। इसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, आपने देखा पिछले उस पे, मैं वो भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी। पार्शियल क्यों बोला मैंने, पूरा डबल बॉन्ड आना चाहिए। Why I have used the word partial, but if I say इसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो पहले मैं वो समझाऊं कि पार्शियल वर्ड कहां से आया। थोड़ा बहुत पार्शियल वर्ड में रेजोनेंस में लाई हूं। जब कार्बोनेट का वो पाई बॉन्ड तीनों ऑक्सीजन पे घूम रहा है, तो मैं कहती हूँ कभी डबल बॉन्ड इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है। तो एक जगह पर तो वो पूरा है ही नहीं, पार्शियली डिवाइडेड है तीनों में। तो अब आप सोच के देखिए, एंड आई नीड एवरीबॉडीज अटेंशन टू बी हियर। ये बना एक बैक बॉन्ड, ये फ्लोरीन कहेगा मेरी क्या गलती है, मेरे पास भी ऑप्शन है, मेरे को बनाना है। तो ये कहेगा ठीक है, मैं नहीं बनाता, तुम बना लो। दूसरे फॉर्म में ये बनाएगा। फिर तीसरा फ्लोरीन, आई कैन ऑल्सो, उसके पास ऑर्बिटल तो बच्चों एक ही है वेकेंट, कभी उसने उसको मौका दिया, कभी उसको दिया, कभी उसको दिया। जब सबको मौका दिया तो मेरे पास तो रेजोनेंस नाम की चीज तैयार हो गई, राइट? ऐसे ही तीसरा फॉर्म भी तैयार हो गया। हाइब्रिड फॉर्म क्या बनेगा, अगर मैं बैक बॉन्डिंग के बाद बात करूं, तो ये पाई बॉन्ड कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है। तो हाइब्रिड बॉन्ड जो इसका बनेगा वो कैसा बनेगा? मुझे कोई भी बीएफ बॉन्ड आप देख के बताओ, कोई भी, क्या मैं उसको पूरा डबल बॉन्ड कह सकती हूँ? नहीं, मेरे को उसको क्या कहना पड़ेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कभी कभी 3 में से 1 बार, 3 में से 1 बार इस पे पाई बॉन्ड आया, कभी कभी पाई बॉन्ड आया, इसीलिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जहां पर भी बैक बॉन्डिंग है वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो आ गया। अच्छा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी हो जाएगी। अगर आप बैक बॉन्डिंग नहीं पढ़ रहे थे जब, तो आप बीएफ बॉन्ड को क्या मान रहे थे, सिंगल। जैसे ही आपको बीएफ बॉन्ड पता लगा, आप उसको क्या मान रहे हो, नॉट कंप्लीटली बट पार्शियल डबल। पार्शियल डबल भी आया तो बॉन्ड थोड़ा छोटा तो हुआ, थोड़ा तो बॉन्ड लेंथ कम हुई, यानी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इफ somebody wants to note it quickly, do it, कि it results in partial double bond character which reduces bond length and increases bond strength. With this example, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने का काम किया, तो फिर क्यों ना हो बैक बॉन्डिंग, मेरी मजबूरी हो गई बैक बॉन्डिंग को फिर तो पकड़ना। मेरे पास एक क्वेश्चन है, एंड आई होप यही है सुहानी, CF4 कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, इसके अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थी 515 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी, CF4 का एक CF बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी, सिंगल बॉन्ड है तो कितनी है 515, लेकिन BF3 का एक सिंगल बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी, ज्यादा। आप वैल्यू पे मत ध्यान देना, वो तो क्वेश्चन देने वाले की मजबूरी है, ज्यादा। क्यों? क्योंकि BF3 में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ
back bonding, which results in partial double bond character. तो ड्यू टू दिस बैक बॉन्डिंग BF3 के अंदर क्या आ गया बच्चों? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिलते, ये सिर्फ क्लास नोट्स में होते हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड क्या हो गया बच्चों? स्ट्रॉन्ग। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसीलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो इसकी हाई हो गई। वेराज इन CF4 में सिर्फ एक बात लिखनी है, नो बैक बॉन्डिंग। लिखिए मेरे साथ साथ इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लिखना चाह रहे हैं, जो PDF से लिखना चाह रहे हैं, आई हैव नो इश्यूज। नो बैक बॉन्डिंग, देयरफॉर ओनली सिंगल बॉन्ड। सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की डिसोसिएशन तो कमी होनी है, डबल की, पार्शियल डबल की तो ज्यादा होनी है। बट लिखना फास्ट है, आई एम डूइंग इट इसलिए कि लिखना फास्ट है, जिसको लिखना है। बाकी जिनको लगता है हम नहीं फास्ट लिख सकते, ऐसे कचरा हो रहा है मेरी कॉपी में, डोंट राइट, जस्ट एब्सॉर्ब। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं ला पाओगे। तो इसमें यह है कि जितना, मतलब इसमें आप कह रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से बॉन्ड वीक बनता है, पोलर बॉन्ड जल्दी टूटता है। बंटवारा पहले ही हो रखा है, मैं लूंगा, ठीक है, उससे रिवर्स जा रही थी मैं, इसीलिए बैक बॉन्डिंग। यस यस, ओ पावर क्या मतलब, वो तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही बात। दूसरा बॉन्ड आ गया ना मैदान में, तो डबल बॉन्ड आते ही फिर तो बाकी चीजें तो खत्म ही हो गई। आ गया सबके पास ये? यानी पढ़ाया क्या गया? BF3 में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और पूछा क्या गया? कहीं और किसी और का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है जितना BF3 का बॉन्ड स्ट्रांग है। तो इसीलिए मैंने एकदम उसके नीचे क्वेश्चन भी दिखा दिया आपको कि पूछते कैसे, क्योंकि इसका कवरेज किसी बुक में नहीं है, सीधे एंट्रेंस एग्जाम्स में है। मैंने आपको DPP ऑलरेडी दे रखी है जिसमें बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्ड के क्वेश्चन जा चुके हैं, शायद 5 या 6 है, और मैंने कहा था हम आखिरी में लेंगे तब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया एक इस चीज पर। दूसरा एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो ज्यादातर पूछा गया है, मुझे इसका आंसर दो, देखूं बैक बॉन्ड कितने को आ गया। केशव, अविरल, अविनाश, लाइए। समर, नमन, भव्या, शाइला। कंपेयर, कंपेयर करना मतलब कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। मैं चाहूंगी आप दिमाग पे जोर ज्यादा दें एज कंपेयर टू कॉपी पेस्ट। सोचिए, फॉर योर कंफर्ट, पर वो ये कंफर्ट दे दिया तो फिर क्या ही कष्ट दिया। लाओ अनंत, ये तो कोई बोल नहीं रहे जिनका नाम लिया। हाँ जी, क्या? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लंबा होगा BF3 का एज कंपेयर टू BF4। कोई बात नहीं, अटेम्प्ट है, कोई इससे डिसएग्री करना। BF क्या, सॉरी सर, दोनों में BF बॉन्ड पूछे हुए हैं। कोई बात नहीं सॉरिश, स्ट्रेस मत दो। BF4 नेगेटिव में लंबा होगा बॉन्ड। चलो, दो विचारधारा यहाँ की, दो ही थे यार, दोनों दे दिएगा। अब एक पे आओ। BF4 नेगेटिव में आप कहते हैं बॉन्ड बड़ा होगा। पहले तो मेरे को स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, चैप्टर ही स्ट्रक्चर का है। यहां पर क्या है? सिंगल बॉन्ड। अगर आप सोचे तो मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, 4 बॉन्ड है तो टेट्रा की शेप दे दी। मैंने सिंपली लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बनाते तो आप ये देखते भी एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया है, उधार बोरोन ने लिया है, तो नेगेटिव चार्ज लगाते, BF4 नेगेटिव, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे। क्यों सिंगल बॉन्ड आया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ बोरोन का खाली ऑर्बिटल बचा ही नहीं।
जो खाली ऑर्बिटल था उसको देख के तो पहले ही एक F नेगेटिव ने आके अपना लोन पेयर बिठा दिया है, जो भी बिठा दिया उसके अंदर। यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं है, ये भी ढूंढना आना चाहिए। लास्ट ईयर वन ऑफ माय स्टूडेंट पार्थ, केमिकल बॉन्डिंग के ऑब्जेक्टिव टेस्ट में भाई हर क्वेश्चन में लड़के ने बैक बॉन्डिंग लगाई है। जहां बैक बॉन्डिंग नहीं भी लग सकती वहां भी उसने बैक बॉन्डिंग लगाई, उसको बहुत पसंद आ गई, हर जगह बैक बॉन्डिंग लगाई है। तो उसको तो बैठा के मेरे को उसकी काउंसलिंग करनी पड़ी, बैक बॉन्डिंग कहां होती है, ये चिपका ले दीवार पे कहीं, जिसमें देखो बैक बॉन्डिंग थी उसके बाद तो उसके क्वेश्चंस में सारे गलत। बैक बॉन्डिंग होगी इसमें भी पक्का आपने दिया है। सो बैक बॉन्डिंग कहां नहीं होती ये भी पकड़िए। भाई उसके पास लोन पेयर है लेकिन अगले के पास खाली जगह ही नहीं है, तो नो बैक बॉन्डिंग। जब यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं हुई, क्योंकि मेरा टॉपिक बैक बॉन्डिंग है तो मुझे उसको इंसिस्ट करना है, यहां पर अगर मैं देखूं नो बैक बॉन्डिंग, जब बैक बॉन्डिंग नहीं हुई तो ओनली सिंगल बॉन्ड। और यहां क्या है, वेरी मच पॉसिबल, ये तो एग्जांपल ही था मेरा, जिसकी वजह से यहां क्या हुआ, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड छोटा होगा, BF3 का। तो अब अगर मेरे को बॉन्ड लेंथ का कोई कंपैरिजन मांगता है तो मेरा आंसर ये होगा, BF3 का बॉन्ड छोटा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इसे ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो दो क्वेश्चन देख लिए, बॉन्ड लेंथ पे ही थे लगभग दोनों, किसी और से कंपेयर करा लिए, उसके जैसे दिखने वाले से कंपेयर करा लिया। आ गया सबके पास जिन्होंने नोट करना है, और जो नहीं कर रहे नोट, एक और, मेरे मंडे के टेस्ट में बैक बॉन्डिंग है। तो मैं यही कह रही हूं, कहीं ये मत सोचना नहीं है, तभी मैंने आपको पार्थ का एग्जांपल दिया है। ये तो हर क्वेश्चन में अगला बैक बॉन्डिंग लगा के बैठा था। बैक बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस, और क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है, एक तो बॉन्ड लेंथ देख लिया, बहुत हो गया, ऐसा था क्वेश्चन ही नहीं मिले मेरे को। बैक बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस हाइब्रिडाइजेशन एंड डायपोल मोमेंट। तो बच्चों अब मेरे ऑब्जेक्टिव टेस्ट में अगर क्वेश्चन आया, इन 8 में से किस किस की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और उसमें एक ही एग्जांपल आया, तो तुम तो गए अगर नहीं पढ़ते तो। अब बैक बॉन्डिंग के केसेस याद रखने, एक तो बोरोन मिला मेरे को, ज्यादा कहीं मिलना ही नहीं, क्योंकि जिसमें खाली जगह है वही तो, और खाली जगह वाला ग्रुप ही सिर्फ बोरोन दिख रहा है अभी तक तो मेरे को। तो अब हम पकड़ते हैं और कहां, अमोनिया। सबको याद है अमोनिया, हाइब्रिडाइजेशन बताना नाइट्रोजन की, शॉर्टकट मेथड या वैसे याद हो, sp आ रहा है आगे, 1 2 3 मैम आप कर लो, sp3, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, राइट। अब अगर मैं इन 3 हाइड्रोजन की जगह 3 एल्काइल ग्रुप लगा दूं तो भी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये पोलर है ठीक ठाक, हम जानते हैं, ये भी पोलर है, क्योंकि मेरे को दोनों चीजें एक साथ चलानी है। भाई हाइब्रिडाइजेशन बदलेगी, स्ट्रक्चर बदलेगा, स्ट्रक्चर बदलेगा, डायपोल मोमेंट बदलेगा। तो नाइट्रोजन तक तो मामला ठीक था सब कुछ, लेकिन इसी नाइट्रोजन के साथ बजाय CH3 होल थ्राइस के सिलिकॉन हाइड्राइड होल थ्राइस लगा दिया, कहानी बदल गई, नॉन पोलर हो गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जिस साल पिछले साल सिलेबस कटा है तो एनसीईआरटी से कटा है, वरना ये एनसीईआरटी का हिस्सा था वॉल्यूम 2 में, पी ब्लॉक में बोरोन फैमिली होती थी उसके अंदर। तो अब पहले समझिए फिर से इस बात को, अब तो यहां बोरोन नहीं है, फिर क्यों हो रहा है ऐसा, ये तो कुछ और ही आ गया। मुझे बताइए, क्या मैंने ट्राई मिथाइल अमीन की शेप ज्योमेट्री सब सही बनाई है, पिरामिडल, एवरीवन सही बनाई है? अब मेरे साथ ही रहना एक बार, है ना। ये मैंने सिर्फ क्या किया, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, बस कार्बन के बजाय उसका अगला वाला लिख दिया सिलिकॉन, कोई खास लंबा चौड़ा फर्क नहीं किया मैंने। सिलाइल, इसको कहते हैं मिथाइल, इसको कहते हैं सिलाइल, आपको नाम से ही आएगा ये। ट्राई मिथाइल अमीन, नोट करने का बर्डन मत लेना, आप पीडीएफ से नोट कर लीजिएगा, अभी समझो इसको। ये ड्रॉ मत करना क्योंकि मैंने गलत बनाया है, मैं अभी इसको सही करूंगी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आइसोस्ट्रक्चरल होना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन होता है, इनमें से कौन सा पेयर आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। इसको हर कोई आज की डेट तक तो भी आइसोस्ट्रक्चरल ही करेगा, पिरामिडल ही तो है दोनों, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, sp3, और ये शेप हो गई पिरामिडल, एंड इट इज पोलर ऑल्सो। लेकिन यहां क्या हुआ, सिलिकॉन, सिलिकॉन के पास 3D खाली पड़ा है। कार्बन में क्या होता है 2s2 2p2 कॉन्फ़िगरेशन, सिलिकॉन की क्या होगी 3s2 3p2। अब वो अपने 2 वाले को एक्साइट करके 4 बॉन्ड बना के, सिलिकॉन तो क्या कर लेगा, सिलिकॉन ने तो अपने एक बॉन्ड को किया एक्साइट, ये पहुंचा दिया 3s,
3p, बट हम ये नहीं भूल सकते सिलिकॉन के पास तो 3d पड़ा है खाली, इसके पास 3d खाली पड़ा है और ये लोन पेयर खाली खड़ा है. व्हाट विल हैपन? बैक बॉन्डिंग. अब मुझे बताओ मेरी क्लास, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? अगर इसमें मैं नाइट्रोजन की बात कर रही हूं, ये तो सिलिकॉन है, ये कौन से बॉन्ड में इन्वॉल्व हुआ? पाई. पाई बॉन्डिंग तो बैक बॉन्डिंग तो है, बट पाई ना, पाई तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता. सिर्फ क्या रह गए? 3 सिग्मा. 3 सिग्मा रह गए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2. तो मेरे को सारा डायग्राम मिटा के क्या करना पड़ेगा? नाउ द शेप इज या एक जगह आप बॉन्ड बना दो, ना बनाओ पार्शियल, पूरा ही बॉन्ड बना दो कि आपको याद रहे. शेप क्या हो गई? ट्राइगोनल प्लेनर. स्ट्रक्चर चेंज, हाइब्रिडाइजेशन चेंज, डायपोल मोमेंट चेंज. इसका म्यू क्या हो गया? 0. इसका म्यू क्या हो गया? नॉन जीरो. अब उसी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2. इसकी क्या हो गई? sp3. हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, डायपोल मोमेंट चेंज हुआ. आज तक का बैक बॉन्डिंग से सबसे ज्यादा पूछा गए 2 ही क्वेश्चन है, उसमें ये सेकंड नंबर पे है. 2 ही क्वेश्चन पूछे गए जिसके चक्कर में मैं टॉपिक पढ़ाना पड़ रहा है, शायद हम ये पढ़ाएं भी ना. वो 2 ही क्वेश्चन रिपीट होके आ रहे हैं, जिसमें सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर वाला आखिरी में आ रहा है. ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है. वन ऑफ द स्टेटमेंट यू विल फाइंड, why is it so trimethyl amine is pyramidal whereas tricylyl amine is planar? या हाइब्रिडाइजेशन या कुछ. तो मैं मान के चल रही हूं, कम लोग नोट कर रहे हैं, इसीलिए मैं उसके आगे चलूं. तो अब समझ में आ गया बैक बॉन्डिंग से क्या क्या चेंजेस हैं. वन लास्ट इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज एसिडिक कैरेक्टर. एसिड क्या होता है? जो H पॉजिटिव दे सके. ये किसने दी थी डेफिनेशन? नहीं, क्लास 10 में साइंटिस्ट का नाम दे दो कुछ. कोई साइंटिस्ट का नाम बताया गया क्लास 10th में, 9th में, कि एसिड वो जो प्रोटॉन फ्लरिश करे, बेस वो जो OH नेगेटिव फ्लरिश करे. ये किसने दी थी? आरिनियस. राइट. मुझे नहीं पता आपकी बुक्स में था कि नहीं था, बट हमारे अगले चैप्टर्स में पूरा टॉपिक है आरिनियस को, पूरा दुआ सलाम करना है हमको, पूरा बात करनी है उनसे हमने कि आपने कैसे कह दी ये बात. राइट. सो हम सवाल पूछेंगे आरिनियस से. हम सवाल ही पूछ रहे हैं जिस दिन से पढ़ना शुरू किया. अमोनिया बेस है, इसमें कौन सा OH है? हम नहीं मानते आपकी डेफिनेशन को. अमोनिया से ज्यादा अच्छा बेस नहीं दिख रहा मेरे को, और आप कहते हो बेस बनने के लिए OH आता है. तो आप इतना क्लास 10 से पढ़ के आए हैं कि एसिड वो है जो H फ्लरिश करे. राइट. इतनी मैंने हिंट आपको दे दी, सारे तो सही हो ही नहीं रहे उससे. तो अब मैं आपको जो बताना चाहूंगी लास्ट चीज जो है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करता है बोरोन ट्राइहेलाइड्स की. अगर आप आज डाल दो ना पास्ट ईयर क्वेश्चन ऑफ जेई एंड नीट ऑन बोरोन ट्राइहेलाइड्स, जो अभी नीट गया, अभी जो जेई गया है, आप उसके बाद देखना 24, 23, 22, 21 किस में नहीं आया ये क्वेश्चन, वो बताना मेरे को. कोई साल ऐसा नहीं गया जब जेई की किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को ना मिला हो. 4 स्टेटमेंट में से कभी एक स्टेटमेंट है, कभी ट्रेंड है, कभी कुछ है. और नीट में 12 ट्रेंड देने हैं तो एक एसिडिक ट्रेंड भी दे देंगे इसका. पर पहले तो मुझे पता हो एसिड, कौन से एसिड की बात कर रहे हो? आरिनियस? नो, वो थी क्लास 10, वहीं छोड़ दी मैंने. तो आज के बाद जब मैं एसिड बोल रही हूं तो वो बोल रही हूं लोएस एसिड. लोएस एसिड हर वो चीज होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. इससे ज्यादा पूछना मत मुझसे, मेरी घड़ी दौड़ रही है. लोएस एसिड हर उस चीज को कह सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जरूरत और जगह दोनों हो. बैक बॉन्डिंग यही हो रही है, और क्या हो रही है? जरूरत भी थी और जगह भी थी. अब आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि अब रिपीट है, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग है BF3 में? बढ़िया है. क्यों बढ़िया बैक बॉन्डिंग है? इसका भी 2p, इसका भी 2p. अब रेपिटेशन का टाइम है ये, तो इसमें बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी. बैक बॉन्डिंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन दिस. मुझे ये बताइए ऊपर मैंने क्या लिखा है? लोएस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो. जितना ज्यादा डेफिशिएंट उतना ज्यादा एसिडिक. मेरी अपनी क्लास से इच्छा है कि कोई तो बताए कौन सा बोरोन ज्यादा
डेफिशिएंट होगा। बैक बॉन्डिंग सब में पॉसिबल है, बोरोन के पास ऑर्बिटल खाली और लोन पेयर्स मौजूद हैं। किसमें बोरोन ज्यादा डेस्परेट, ज्यादा कह लीजिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत में है? सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग यहां हो रही है, दोनों टूपी टूपी। बोरोन को मजबूरी में रहने नहीं दिया इसने, ले पकड़। हमारे दोनों टूपी टूपी सही हैं। आर्यन थोड़ा जोर से, एक माइक है एक्स्ट्रा मेरे पास। नहीं क्या दिक्कत है, हम भी सुन लेंगे। अकेला वो हंसता रहता है गुनीश, सो जेलस, बाकी सो रहे हैं। कभी आज तक हुआ ये किसी और ट्यूशन में भी इतना बोलता है, किसी और क्लास में? ये सिर्फ यहीं पे इसको ये लिबर्टी है, यहीं बोलता है बस। बेटा अब तो हो गया, अब हो गया। ऐसे दोस्तों से दुश्मन भले जो तुम्हें ही खोद दे, ठीक है? आर्यन अगली क्लास से आगे बैठोगे नहीं, आपके पिताजी से एक कप चाय पीने तो मैं आ रही हूं। अब मुझे दोनों जगह के एड्रेस पता है, ऑफिस का भी घर का भी। मैं आ रही हूं इस बारे में, ये तो यहां बोलता ही रहता है भाई। फ्लोरीन और बोरोन में सबसे बढ़िया बैक बॉन्डिंग हो रही है, दोनों का साइज मैच कर गया, टूपी टूपी। बोरोन को कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अभी एसिड क्यों बनेगा? एसिड कौन बनता है? जिस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। इस पे डेफिशिएंसी ही नहीं है, इसके अंदर ही अंदर पूरी हो गई। लेकिन इधर आओ आयोडीन पे, इसमें क्या है? 5p और इसका क्या है? 2p। वेरी पुअर बैक बॉन्डिंग, ओवरलैप ही बहुत कम हुआ। तो यहां पर लीस्ट बैक बॉन्डिंग हुई। जब वहां पर लीस्ट बैक बॉन्डिंग हुई, उसको अंदर से कोई सपोर्ट ही नहीं मिला, तो उसकी वजह से ये अभी भी क्या है इन सब में? मोस्ट डेफिशिएंट। मोस्ट एफिशिएंट हुआ तो ये क्या हुआ? मोस्ट एसिडिक। यानी बोरोन ट्राई हैलाइड्स की एसिडिक ऑर्डर टॉप मोस्ट सर्च में आपको ये मिलेगा बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन। बाकी तो मेरे को पता नहीं अपनी कितनी पुरानी किताबों से निकालने पड़े। मैंने भी गूगल किया क्या क्या क्वेश्चन आ रहे, आई फाइंड ओनली 2 क्वेश्चन। फिर मैंने नेहल मैम का जिम्मा लगाया, ढूंढो सारी किताबों में, कोई और क्वेश्चन नहीं मिला। देन आई हैड टू टेक आउट माय ओल्ड बुक्स, कोई तो मिल जाए, खाली 2 कैसे कराऊं? तो मेरे को वो CF4 और BF4 वाले केसेस मिले। अदरवाइज यही 2 क्वेश्चन घूम रहे हैं, एक ट्राई सिलाइल वाला और एक बोरोन के ट्राई हैलाइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो चेक, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा बच्चों? Bi3, उसके बाद BBr3, उसके बाद BCl3, उसके बाद BF3। सबसे वीक तो ये मैंने क्या लगा के दी आपको? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहां आपका कौन सा बॉन्ड खत्म हुआ बच्चों? बैक बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड को मैं अगली क्लास में टेस्ट से पहले